मेरा मतलब सवाल ये है कि आपने इतना एक्सेसिबल बना दिया साइंस को, आपने उसमें स्मार्ट एफर्ट डाल के एक बढ़िया तरीके से उसको डिस्प्ले कराते हुए, मैं आपकी टॉर्क वाली वीडियो देख रहा था, वो क्या जबरदस्त एग्जांपल है डंबल वाली। हाँ, आपकी फोर्स और किस लेवल पे चेंज हो सकती है। हमारी फर्स्ट वीडियो थी यूट्यूब पे, टोटल फर्स्ट वीडियो थी शॉर्ट में। हाँ राइट। आपने साइंस बड़ी एक्सेसिबल बना दी है। आप जब स्कूल में थे तब आप ऐसी समझते थे या आपका कैसा रहता था? हाउ वर यू इन स्कूल? सर मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और मेरा वाला गवर्नमेंट, अब तो गवर्नमेंट स्कूल्स के हालात बहुत अच्छे हैं दिल्ली में। दिल्ली में तो आप केजरीवाल के साथ हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब तो केजरीवाल जी के साथ उनके खुद के लोग नहीं, बट पॉइंट ये है तो पॉइंट ये है कि हमारे स्कूल्स, अब मैं क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को से मिलता हूँ, मुझे पता है बहुत सारे स्कूल के हालात काफ़ी अच्छे हैं, बट हमारे वाला स्कूल, मैंने 10th तक जहाँ पे स्कूलिंग की है वो बहुत बुरे हालात हैं। हम 10th तक आज तक कभी लैब में भी नहीं गए थे, हमारी साइंस की लैब में, केमिस्ट्री लैब में, फिजिक्स लैब में कभी गए नहीं थे। तो मुझे याद है कि 10th में मैं पहली बार लैब में लेके गए। अब मेरे अंदर ना साइंस, मैं बचपन से ही घर में साइंस की चीज़ें खोलता था, उसे बंद करता था, जानता था उनको। तो लैब में जब हम पहली बार गए तो हमारी मैडम थी, उन्होंने कहा कि 4 बच्चों को सोडियम का इतना इतना टुकड़ा मिलेगा, इसको गलती से भी पानी में मत डालना। बस मुझे लगता है कि टीचर को वो नहीं बोलना चाहिए था, खासकर उन बच्चों को जो 10 साल से लैब में नहीं गए किसे पानी में मत डालना। अब क्योंकि मैं क्लास का एक ब्राइट स्टूडेंट था और थोड़ा बहुत मस्तीखोर भी था, तो मैंने सारे जो 4 के ग्रुप थे लॉन्डो के, अच्छा मैम तो ये बोल के चली गई पीछे रूम में, लैब असिस्टेंट वाले रूम में, मतलब वहाँ लैब असिस्टेंट नहीं था साथ में, तो चले गई। अरे यार लोग गलत ना ले अरे अरे तो फिर मैंने 4 बच्चों को इकट्ठा किया कि भैया मुझे अपना अपना सोडियम का टुकड़ा दे दो। ये कहानी मेरे सारे ऑफलाइन के बच्चे जानते हैं। मैंने एक फिल्टर पेपर लिया, उसमें चारों ग्रुप्स के छोटे छोटे सोडियम के टुकड़े डाल के उसकी एक पोटली बनाई। लैब में ना वॉश बेसिन्स होते हैं, मैंने उसमें कपड़ा फंसाया, थोड़ा सा पानी भर दिया और उसमें पानी जब भर गया तो मैंने उसमें वो डाल दिया। अब सब बच्चे वहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, हमें कुछ तो पता ही नहीं है, वो तो अब हम जानते हैं। अच्छा आई गेस 30 सेकेंड 40 सेकेंड 1 मिनट तक कुछ भी नहीं हुआ, हम सब वापस मुड़ गए। जैसे मुड़े ना बहुत बड़ा धमाका हुआ और सारा पानी लैब में चीज़ों पे फैल गया। हाँ, बस धमाका ही होता है, धमाका, सोडियम में धमाका। सर मैं आपको इसके ऊपर एक बहुत खतरनाक अभी एक वीडियो के बारे में बात करूंगा मेरे, ठीक कि मैं कैसे इंजर्ड हुआ इससे। अच्छा हाँ, तो ये धमाका हुआ तो टीचर बाहर आ गई। अब उन्होंने पूछा ये किसने किया है, तो किसी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन सब बच्चे मुझे देखने लग गए। तो टीचर को समझ में आ गया कि मैं हूँ। तो मुझे उस दौरान बहुत बड़ी वार्निंग मिली, मेरे को पेरेंट्स को फ़ोन भी किया गया, मेरी मम्मी बुटीक पे थी, वहाँ नहीं पाई, मेरे को घर जाके बहुत डांट पड़ी। तो मेरी लाइफ में पहले ऐसा सीन था जहाँ मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट जागा कि इतनी पावरफुल है। और ये मस्ती करके हुआ, ये बहुत कमाल की बात है। एग्जैक्टली सर। इसके बाद बहुत चीज़ें ऐसी रिपीटेडली हुई जहाँ मुझे घर में समझ में आया कि यार इसमें इतनी बेहतरीन साइंस है। और फिर जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, मेरे जीवन में एक प्रोफेसर आए, सर वॉल्टर लुइन, MIT। और सर मैं बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब मैं 10th में था तो मैं तब से पढ़ाना शुरू कर चुका हूँ, 9th के बच्चों को पढ़ाता था। तो मैंने उनसे सीखा कि पढ़ाते कैसे हैं। वो MIT में एक्सपेरिमेंट्स के साथ पढ़ाते थे। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई कि यार अच्छा साइंस तो इतनी प्यारी है, जो मुझे पढ़ाया जा रहा था वो तो कुछ नहीं था। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जागना शुरू हुआ। सर पता है आप ये बात, मैं जैसे अभी हम बात कर रहे थे, मैं CA टीचर्स देखे हैं, ठीक है। CA टीचर्स एक लेवल पे जो आप लोग हो ना, जो 5000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी अटेंशन 5 भी मैं कम बोल रहा हूँ, कई बार ज़्यादा, मैं समझता हूँ एक अलग क्वालिटी का टीचर है ये, क्योंकि आपको अटेंशन एट स्केल खेलना है। मैंने ये CA में देखा। फिर मैं बाहर पढ़ने गया, वहाँ पे जो टीचर है ना सर, वो एक अलग ही गेम खेल रहे हैं। वो आपके दिमाग में कितनी जोर से गड़ा सकते हैं कि ऐसी बात जो आपने सोची भी नहीं थी। बिल्कुल। तो वहाँ के टीचर से मेरा एक अलग तरीके से दिमाग खुला। तो ये बात तो ठीक है कि आपको वो एजुकेशन बाहर की एक्सपीरियंस करके कुछ चमका तो रहा होगा। हाँ बहुत बिल्कुल चमका तो रहा। वहीं से ही रियलाइज हुआ कि पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। तब से मैं इस जर्नी पे हूँ कि मुझे बच्चों को साइंस पढ़ानी नहीं है, समझानी है। ये मेरी मतलब हमारी टैगलाइन भी है। तो ऐसा है। ये वाला जो किस्सा है ना सर, लैब असिस्टेंट और ये वाला ये मैं आपको बता नहीं सकता कितना रियल है भाई। हमारे स्कूल में एक बायो की टीचर होती थी, ठीक है, और वो 10th में बायो पढ़ाती थी, तो वो वाला रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया करती थी, ठीक है। और मैं ज़्यादा बताऊंगा तो लोगों को पता लग जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पर ना हमारे बैच में एक लड़का था, वो उसकी दूर की बुआ लगती थी।
तो जब भी वो पढ़ाने आती थी बुआ जी पढ़ाने आ रही है, ठीक है। और जो उनका लैब असिस्टेंट था ना, उसका नाम सबने रख दिया फूफा जी। अब तो समझ रहे हैं रोहित, वो निकलता था बेचारा, उसका नाम था बीप कर दियो, वो निकलता था फूफा जी। बच्चे बिल्कुल खुराफाती होते हैं यार बच्चे, उनके दिमाग में कहाँ से आती है ये मस्ती, आपने किसी के साथ ये कर दिया यार। स्कूल में होता है, बहुत होता है कि टीचर का नाम किसी से जोड़ देते हैं। एक हमारे केमिस्ट्री वाले सर और केमिस्ट्री वाली मैम का शादीशुदा लोग हैं, नाम जोड़ रखे हैं साथ में, और पता है वो आज तक चला आ रहा है। मतलब मैं 10 साल बाद भी स्कूल जाता हूँ ना, आज के बच्चों के भी वही जोक है। बिल्कुल। तो ये बहुत, हाँ, लैब में जा रहे फूफा जी से मिलने। स्कूल में तो बहुत सारे, एक बार जैसे मेरे जो ब्रदर हैं, हाँ, वो बहुत बड़े अच्छा, हाँ मेरे बड़े हैं, हाँ। वो डांस करते हैं, बहुत अच्छा डांस। तो गवर्नमेंट स्कूल में आने से पहले हम लोग एक प्राइवेट स्कूल में थे 6 तक, आई गेस 5 तक। तो वो हमारे स्कूल के डांस सोसाइटी के मतलब एक प्रकार से हेड थे कि उन जाने। तो एक दिन मैं अपनी, अच्छा अब सब मुझे इस नाम से जानते हैं कि ये डांसर का भाई है। तो एक दिन मैं स्कूल में इंग्लिश का होमवर्क करके नहीं गया। तो इंग्लिश वाली मैम का लास्ट पीरियड था, तो मैम ने कहा कि बेटा तू रुकेगा क्योंकि तू काम करके नहीं आया। मुझे लगा कुछ पनिशमेंट दे देंगी, मुझे कहेंगी कि 10 बार लिख दे। आजकल तो मारने पे भी ऐसे लिखवाया जा रहा है, तो मेरे को लगा मुझे तो बोल ही देंगे कि भैया तू इसको 2 बार लिख के चला जा। आजकल तो ऐसे लिख दो। हाँ। तो जब सब बच्चे चले गए, मैम ने मुझे बोला कि डांस करके दिखा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे जीन्स में है ये, कि वो अगर तेरा भाई इतना अच्छा डांसर है, पूरे स्कूल में फेमस है तो अच्छा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो साउथ इंडियन थी, और उनको पता नहीं पंजाबी डांस देखने की क्या फैंटेसी थी। उन्होंने कहा भंगड़ा करके दिखा। तो मैंने कहा मैम मुझे भंगड़ा करना नहीं आता, वो मेरे ब्रदर को आता है, मैं पनिशमेंट कर दूंगा। अच्छा, मैं और ब्रदर साथ में जाते थे, तो मैं नहीं गया बहुत देर तक बाहर। तो मेरे ब्रदर रूम में आ गए कि भाई क्या हो गया। तो मैम ने बोला होमवर्क करके नहीं आया है, और मैं इसको बोलूँ डांस करके देखा। अब मेरे भाई को इतनी चुल है डांस करने की, कह रहे कि इसकी जगह मैं कर देता हूँ। अब वहां पे वो मेरे लिए डांस कर रहे हैं एज अ पनिशमेंट। क्या बात कर रहे हो? उन्होंने भंगड़ा करके दिखाया मैम को। और मतलब आप सोचो क्लास के अंदर 3 लोग हैं सिर्फ, मैम इधर बैठी है, मैं उधर बेंच पे बैठा हूँ ऐसा मुंह बना के, और मेरा भाई भंगड़ा कर रहा है मेरे लिए। म्यूजिक चल रहा है? नहीं कुछ म्यूजिक भी नहीं चल रहा। कुछ नहीं चल रहा। और फिर मेरी छुट्टी हुई है। तो मतलब ऐसा भी है कि हाँ, सेम स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, उनके बहुत अलग कैरेक्टर्स थे, वो बहुत अच्छा डांस करते थे, पढ़ाई में भी अच्छे थे। सर आप एक बात बता रहे थे दही जमाने की, मेरे को शुरू से बताइए सर, ये साइंस एक्सपेरिमेंट में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। सर एक वीडियो मैंने ऑनलाइन देखी, जहाँ पे एक फेमस पॉडकास्ट चैनल पे कोई आया हुआ है, और वो कह रहे हैं कि जो वेजाइना का लिक्विड होता है, जूसेस भी कह लो, एक्चुअली मैंने अपने वीडियो में वेजाइनल जूसेस बोल दिया था, तो लोगों ने ये भी ऑफेंस में ले लिया था। वो जूसेस जो होते हैं उसमें लैक्टोबैसिलस होता है, जो कि एक्चुअली जो दूध होता है लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। बट ये किसी ने कभी आज तक किया नहीं था प्रैक्टिकली। नहीं तो जो दूध को किस चीज में कन्वर्ट करता है? दूध के अंदर लैक्टोज शुगर होती है। हाँ ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जिससे दही जम जाता है। अच्छा, तो दूध का दही बन जाता है? हाँ। वाओ। अब ये शुरुआत कैसे हुई? हाँ। अच्छा, आप दही कैसे जमाते हो अपने घरों में? अच्छा मैं बताता हूँ कि हम लोग जनरली दही कैसे जमाते हैं। हम दूध को गर्म करते हैं, उसमें थोड़ा सा दही डाल देते हैं जो पहले से बना होता है, उसमें लैक्टोबैसिलस होता है, इट विल मल्टीप्लाई और दही जम जाता है। तो क्लास के अंदर एक बच्चा मुझे बोला कि ये हरी मिर्च से भी जमा सकते हैं। तो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा ये। फिर मैंने उसके ऊपर पढ़ाई की तो देखा कि हरी मिर्च की डंडी के पास भी लैक्टोबैसिलस होता है, जो ऊपर से निकल रही होती है। अच्छा। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई, दही जम गया, मैंने पोस्ट करी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। फिर मेरे को एक रील आई मेरी फीड पे जिसमें लिखा हुआ था कि वेजाइनल डिस्चार्ज से भी दही जमाया जा सकता है, बट ऑब्वियस शायद वो खाने लायक नहीं होगा। तो मुझे बट ऑब्वियस शायद वो खाने लायक नहीं होगा, देखने लायक हो सकता है, सूंघने लायक हो सकता है, पर खाने लायक शायद ना। तो बहुत बढ़िया सर, बड़ी क्यूट बात करी आपने। तो मुझे मन में आया कि ये करते हैं। पहले मुझे लगा कि मैं सिर्फ बोल दूं, पर मैंने कहा वो मेरा स्टाइल तो है ही नहीं, मैं तो हर चीज़ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में ये था कि वो जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो मैं कहाँ से लाऊंगा। अब ये ऑब्वियस सी बात है, रोड पे तो मांगूंगा नहीं किसी से। तो मुझे ये ठीक है तो मुझे ये घर से ही लेना पड़ेगा। तो मैंने वो लिया घर से। मैंने पहले मुझे चेक करना था कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी कि नहीं, क्योंकि इतना कंसंट्रेशन होगा नहीं होगा। ठीक है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिंगल टाइम में वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, दही जम गया।
अब मेरे मन में बहुत सारे थॉट हैं कि मैं उसको अपलोड करूं नहीं करूं, अब तो लोगों को पता चल गया ये मैं कर चुका हूं। तो फिर मुझे ये समझ में आ गया था कि जब मैं इसे पोस्ट करूंगा तो जो कमेंट्स आएंगे वो मेरी फैमिली पे आएंगे, और कहाँ से लाए हो। फिर मैंने इसके ऊपर मन में फेक कहानी बनाई कि मैं ये बोल दूंगा कि मैं इसे किसी हॉस्पिटल से लेके आया हूँ या किसी IVF सेंटर से लेके आया हूँ। एक फीमेल फ्रेंड है मेरी, इंस्टाग्राम पे हम लोग मिले थे, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, वो एक हॉस्पिटल में ही काम करते हैं, कि आप वीडियो में ये बोल देना कि आप IVF सेंटर से लेके आए हो। बट पता नहीं क्यों मुझे फिर भी लगा कि यहाँ पे मुझे बैकलैश आएगा, लोग ये बोलेंगे कि आप बोल के भी तो दिखा सकते थे, बट वो मेरा स्टाइल है ही नहीं। तो वो वीडियो अभी मेरे पास ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। आपने अभी तक अपलोड नहीं करी है? ऐसी वीडियो बनाने का एडवांटेज क्या है सर? सर एडवांटेज देखो कुछ भी, अब फॉर एन एग्जांपल कॉन्डम्स जो होते हैं वो मेल के भी आते हैं और फीमेल के भी आते हैं। ये बात मुझे बहुत पहले से पता था। मैंने अपनी फैमिली मेम्बर से पूछा कि आपको पता है फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं? तो अगर मेरी फैमिली में 7 लोग हैं तो 7 में से किसी को भी नहीं पता था। तेरे को पता है? मेरे को पता नहीं। तेरे कैसे पता भाई? ये कह रहे मेरे को पता है। हाँ। तो मुझे लगा अगर ये 7 लोग जिनमें से एक के बच्चे हो चुके हैं, उनको अगर ये बात नहीं पता है तो शायद बहुतों को नहीं पता होगी। तो मुझे लगा कि ये अवेयरनेस के लिए मैं सारी वीडियोस कॉन्डम या डायपर के ऊपर या पैड्स के ऊपर नहीं बनाता हूँ, बट मुझे लगा कि मेरा काम है लोगों को साइंस के लिए अवेयर करना। तो मुझे लगा कि मुझे ये बनाना चाहिए। मैं क्लास में तो ये दिखाता ही था बच्चों को। 10th क्लास, चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उसमें बैरियर मेथड में ऑब्वियसली बात है कॉन्डम वर्ड लिखा हुआ है, तो टीचर्स बहुत सारे घबरा जाते हैं वो वर्ड बोलने के लिए। मैं तो क्लास में दिखाता हूँ बच्चों को। मेरे को तो क्लियर मेमोरी है सर उस चैप्टर की। और मैं बताऊं, कोई भी बच्चा जो CBSE में पढ़ा है ना 10वीं का वो लेक्चर नहीं भूलता भाई। ठीक है? हाँ बताओ। दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है। हम चैप्टर शुरू करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, बच्चे कहते हैं हमें पता है सर। बच्चे कह रहे हैं प्लीज आप क्या नहीं बताओगे। हाँ। तो मुझे लगा कि मैं क्लास में दिखाता हूँ और इस बार मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा और मैं अपलोड करूँगा। अगेन अपलोड करने से पहले मैं बहुत डर रहा था कि यार कैसा रिएक्शन आएगा लोगों का, लोग अजीब वे में तो नहीं लेंगे। ऑल्दो उस पर आज की डेट में 30 मिलियन व्यूज़ हैं और मुझे कमेंट खोलने की हिम्मत हुई नहीं शुरुआत में। 24 घंटे के बाद भी जो मेरा रीडर है जो मेरे साथ आया वो कमेंट खोल के मुझे बताता है कि सर 99% कमेंट्स पॉजिटिव हैं। लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया उसको कि इसके लिए हिम्मत चाहिए, गूदा चाहिए। क्लास में ऑफ कैमरे के सामने बोल देना फिर भी ओके, क्लास के अंदर 150-200 बच्चा बैठा हुआ है, उनके सामने ये बोल देना उनमें से कुछ मेल हैं फीमेल हैं, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहेगा इस पर, ये बिना सोचे मैंने वो अपलोड कर दिया। क्योंकि मुझे लोगों तक ये पहुंचाना था कि अगर आपको फीमेल कॉन्डम नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। बिल्कुल ऐसे ही टैम्पॉन्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, कल ही अपलोड की है। और बिल्कुल ऐसे ही मुझे ये वाली वीडियो बनानी थी, बट ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आपने सर टैम्पॉन्स बोल तो दिया है, पर आप टैम्पॉन्स एक्सप्लेन कर दो लोगों को। हाँ। मैंने अपने एडिटर को बोला यार टैम्पॉन्स के ऊपर वीडियो बनानी है, तो कहता हाँ हमारे यहाँ पर रिठाला है। कहता हाँ टेम्पो तो रिठाला पे मिल जाएगा। तो मैंने कहा भाई क्या सोचा? टेम्पो जिसमें सामान भर के लेके जाते हैं। उसको क्या लगा इसमें क्या साइंस सिखाओगे आप? एडिटर भाई। हाँ। तो मैंने कहा भाई टैम्पॉन्स पैड्स का सब्स्टिट्यूट है, बस पैड्स बाहर लगते हैं। हाँ। टैम्पॉन्स वजाइना के अंदर जाता है। हाँ। और वो ब्लड को मतलब पीरियड ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, कॉटन का छोटा सा। ठीक। कहता अच्छा सर। हाँ। और मैंने अगेन ये मैं हमेशा सर्वे करता हूँ इस चीज़ का अपने घर में कि किसको कितनों को पता है, नहीं पता था किसी को। फिर सर मेरी लाइफ में पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि मुझे वो चीज़ें दिखने लग जाती हैं। हमारी एक स्टूडेंट है जो एथलीट है, स्विमिंग करती है, उसने मुझे बताया कि सर मैं टैम्पॉन्स यूज़ करती हूँ। वो हमारा बात कैसे हुई कि हम लोग क्लास के अंदर रिप्रोडक्शन हेल्थ के ऊपर बात कर रहे थे। तो मेरे बच्चे में से इतने फ्रैंक है कि वो आफ्टर क्लास आके बातें करते हैं। तो उसने मुझे बताया कि सर आप टैम्पॉन्स के ऊपर वीडियो बनाओ, क्योंकि मैं एक स्विमर हूँ, जब मेरे पीरियड्स होते हैं तो मैं पैड्स पहन के नहीं जा सकती, क्योंकि पैड्स में तो ब्लड पहले वेजाइना से बाहर आता है फिर वो आके एब्जॉर्ब होता है। टैम्पॉन्स अंदर ही एब्जॉर्ब कर देते हैं क्योंकि वो वेजाइना के। हाँ। तो मैंने कहा यार बहुत बढ़िया, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई, कल परसों पोस्ट की, अभी तक उस पर 3-4 मिलियन व्यूज़ हैं और अगेन लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इंस्टाग्राम पे वो बहुत फटी। मुझे इंस्टाग्राम की ऑडियंस से बहुत डर लगता है क्योंकि वो गाली देती है, बहुत देती है, ट्रोलिंग करती है, बहुत ट्रोलिंग करती है। बट सर आप प्लीज़ कमेंट पढ़ना जब जाके इसकी वीडियो के, मोस्टली कमेंट्स पॉजिटिव हैं कि हमें ऐसे टीचर्स की ज़रूरत है जो डरते नहीं हैं। और सर ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में ये नहीं होता कि मुझे व्यूज़ चाहिए, ऑब्वियसली बात है ये भी होता है, बट मुझे सबसे पहले ये जानना होता है क्या लोगों को इसके बारे में पता होगा कि नहीं, कि क्या इससे वो कुछ नया सीखेंगे कि नहीं। उसी मोटिव पे वीडियो बनाते हैं। सर काफ़ी सरप्राइजिंग बात है अगर आप देखो कि मेरे को याद है 10वीं में जब वो चैप्टर पढ़ाया जा रहा था ना, ठीक है, तो हम ट्यूशन में थे। अच्छा ट्यूशन में क्या होता है सर कि 3-4 लड़कों का तो गुट बन जाता है, हम लड़के तो नॉर्मल हो जाते हैं, तू हमें क्या बताएगा। वो
टीचर बेचारे वो नाइटफॉल की बात करें और एक लड़की हंसे, ठीक है, वो उस वर्ड से आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि वो लड़की हंसना शुरू करते, वो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो कह रही मेरे को नहीं हंसना यार, मेरे को मत हंसाओ, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, सर उसको तो मार नहीं सकते ना, हमें तो फिर भी मार देंगे, लड़की को मार नहीं सकते। सर वो लेक्चर अबैंडन हो गया, वो आगे नहीं बढ़ पाए, मेरे को इसलिए बिल्कुल क्लियर मेमोरी याद है। मेरे को ये भी याद है जब मैंने पहली बार कॉन्डम खरीदा अपनी लाइफ में, और हाथ दिखाना सर, ये होता है ना ये ऐसे करके सर, और वो ना मेरी शक्ल देख रहा है कि तू इतना बड़ा है भी कि तू खरीद सकता है, मैं उसके हाथ पे खुजली कर रहा हूँ। जबकि मेरे को ये भी याद है कि बचपन में एक ऐड आती थी, कंडम 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 कंडम, ताकि लोग कंडम बोल पाए। एग्जैक्टली सर। और आप आज की डेट में कभी भी सैनिटरी पैड्स लेने चले जाओ तो वो पैड आपको काले शीट में देते हैं। हाँ, बहुत नीडलेस शर्म है मेरे ख्याल से। ये तो सर मतलब सेक्सुअल बातें भी नहीं है, ये तो सेक्सुअल हेल्थ की बातें हैं। बिल्कुल सर, वही लड़के सर शराब की बोतलें हाथ में लेके ऐसे घूम के बाहर आते हैं और उसमें वो थोड़ा सा मैस्कुलिनिटी रिप्रेजेंट करते हैं, बट पैड्स लेके आते हैं तो उनको शर्म आती है कि मैं अपनी वाइफ के लिए या किसी के लिए लेके आ रहा हूँ। तो बहुत हैरानी होती है देख के, और उससे ज़्यादा हैरानी मुझे इन लोगों को देख के तो जो कमेंट में आके ये बोलते हैं कि सर आप, क्योंकि मैंने बताया 99% कमेंट तो पॉजिटिव है लेकिन 1% नेगेटिव भी है। ऑल्दो मैं देखता हूँ मेरी ऑडियंस उसी की वहाँ पे धज्जियाँ उड़ा देती है उसी के कमेंट में। कई लोग बोल रहे हैं कि सर व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, या सर की शर्म जा चुकी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट वहाँ पे फिर एक बहुत फेमस इंस्टाग्राम लड़की, कुछ केस में फॉलोअर्स, उसने बोला हुआ है कि तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या, या पीरियड्स नहीं आते क्या उनको, और क्या तुझे पता था इसके बारे में, राइट, सर ने तुझे एक नई नॉलेज दी है। अगेन मैंने वहाँ पे ये नहीं बोला कि आपको ये यूज़ करने चाहिए, ये तो मुझे भी नहीं पता क्या फीमेल के लिए कंफर्टेबल है, बिकॉज टैम्पॉन्स में डिस्कम्फर्ट रहता है और जो ये एक सडन शॉक देता है फीमेल को, वो अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो ये क्या यूज करना, मुझे लगता है तो फीमेल की चॉइस है, बट ये भी एक ऑप्शन है, ये बहुतों को पता ही नहीं था। आप भी सर स्कूल में जब रहे होगे शर्म तो रही होगी, जैसे हमें थी जब हम खुजली कर रहे थे हाथ पे। सर मुझे ऐसा लगता था कि ना बड़ा मैंने एक ऑब्जर्वेशन ली कि जब मैं 10th में था, तो अगर मैं घर में बैठ के हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ रहा हूँ तो मुझे हंसी नहीं आएगी। कैसे आएगी? पीनस और मैं देख के हंस रहा हूँ। अकेले में थोड़ी ना हंसी आएगी मुझे कि यूं कर लिया कि ऐसे करके थोड़ी हंसेगा आदमी, अकेले में नहीं हंसेगा। आप अकेले में चैप्टर पढ़, लेकिन जब 10 लोग हैं 15 लोग हैं तो इस टॉपिक पे हंसी आ जाती है। अब मुझे लगता है कि ये टीचर का एक बहुत बड़ा रोल है वहाँ पे कि वो किस तरीके से उसे मोल्ड करता है। क्या हमारे चैप्टर के दौरान ऐसे सवाल नहीं होते होंगे? सर मैं ऑनलाइन ऑफलाइन साथ पढ़ाता हूँ और आप ये जानते हैं कि ऑनलाइन वालों के पास पूरी लिबर्टी है, उनका चेहरा कोई नहीं जानता। तो मुझसे कमेंट में पूछते हैं सर पीनस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो क्या उन्हें पता नहीं होगा? ऑब्वियसली बात है, मैं उसका रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। सोचो एक बच्चे को एक्चुअली नहीं पता, वो कह रहा है सर पीनस को हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरे को बता तो दो, कल एग्जाम में आ गया तो। सर इसके ऊपर मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। एक लड़के ने मुझसे स्पैम करा ऑनलाइन में कि सर पीनस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया ऑनलाइन क्लास से। ठीक, मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम है अभी, आप चाहे चेहरा छुपा के लगा सकते हो। उसने मुझे बोला, मेरे 2 अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, एक है दाढ़ी वाले सर जहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं, और ये बच्चों ने नाम दिया था मुझे। उसका डीएम आया कि सर मुझे प्लीज़ अनब्लॉक कर दो। तो ना मुझे नाम याद रह गया था उसका। मैंने कहा तू वही है ना जो हिंदी में पीनस को पूछ रहा था? कहता हाँ। मैंने कहा तू ऑडियो भेज, पहले पता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तब अनब्लॉक कर। वो शर्मसार हो गया। कहता सॉरी सर मैं आज के बाद नहीं करूँगा। मतलब उसको मतलब पता था, वो बस अटेंशन सीख करना चाह रहा था या मजे लेना चाह रहा था। और यही ऑडियंस है जो टीचर्स को रोकती है कि वो ये सेंसिटिव टॉपिक ना उठाएं। और ये एक और रीज़न भी है कि मैं यूट्यूब पे 9th-10th की बायो नहीं पढ़ाता, क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ा दोगे तो ये फैल जाएगा बहुत कि लोग इस तरीके के, मतलब वो मजाक में ज़्यादा। पर सर एक ही तो चैप्टर है ये टोटल। सर जैसे एक चैप्टर आता है हेरिडिटी, उसमें भी हम लोगों को बताना पड़ता है कि सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, XX, हाँ, ये वाला एंगल। जैसे मैं बहुत फनी वे में कभी कभार बोल देता हूँ कि वैसे तो लड़की होना कोई गुनाह नहीं है और लड़की होने पे किसी का कुछ मतलब मारना भी नहीं चाहिए, बट अगर पेलना ही है तो पापा को पेलो क्योंकि उन्होंने X क्रोमोसोम भेजा है। मतलब मजाक में बोलता हूँ। अब ये ऑडियंस सामने जो मेरे बच्चे बैठे हैं उनको पता है मैं कैसा हूँ, और जो मुझसे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं रेगुलरली उनको भी पता है मैं कैसा हूँ। बट जो नई ऑडियंस है वो किस वे में ले ले इसको, तो इसलिए थोड़ा सा मैं बायो अवॉइड करता हूँ यूट्यूब पे। भाई मैं भी ना पढ़ाई में अच्छा था ना स्कूल में, तो पता है क्या होता ना, मेरे दोस्त, हमारे ग्रुप में 6 लड़के थे, हम लॉन्डो वाला ग्रुप थे। तो 3 लड़कों का ऐसा था कि ये पढ़ लेते थे, 3 लड़कों का ऐसा वो नहीं पढ़ते थे। तो वो जो 3 उकसाई थे वो उकसाते थे। उन्होंने मेरे को एक बात, मेरे को याद है एक बार उन्होंने मेरे साथ एक चाल खेलनी शुरू करी। किसी भी लेक्चर के बीच में बोर हो रहे हैं स्कूल में 11वीं 12वीं में, अगर लड़ जा टीचर से, और मैं अपनी फर्राटेदार इंग्लिश में मैं क्वेश्चन करके मैं पढ़ाने ना दूं।
भाई पूरा इंग्लिश का सिलेबस ही खत्म नहीं होने दिया मैंने पूरे सेमेस्टर में, क्योंकि मेरे पास इतने अच्छे तर्क और इंग्लिश में, और मेरे तो पीछे से करके हंस रहे थे। स्कूल के बच्चे भाई आतंक होते हैं, बहुत आतंक होते हैं। आप तो पढ़ाते हो भाई, आप तो देखते होगे। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यही एक रीज़न है कि बच्चे मुझसे बहुत फ्रैंक है और बहुत ज़्यादा मजे नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सर के पास कम बैक है हर चीज़ का। हाँ, मैं बोल देता हूँ, मतलब है मेरे पास हर चीज़ का कम बैक है। तो और कितनी बार तो ऐसा होता है कि मुझे कुछ क्लिप्स अपने ऑफ जो मैं पेड बैच में पढ़ा रहा हूँ वो काटनी पड़ती हैं, क्योंकि दिल्ली का बच्चा आपको पता है, अगर मैं यूपी बिहार बहुत सारे मैंने मीटअप्स किए, मैं मिला हूँ बच्चों से, वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा अलग हैं। मतलब दिल्ली में बच्चा मिलता है, हाथ मिलाता है, ऐसे छाती ठोकता है, वहाँ पे बच्चे पैर पे गिरते हैं, पैर छूते हैं, वहाँ भगवान मानते हैं। तो ऑडियंस का भी बहुत फ़र्क है, बच्चों का भी बहुत फ़र्क है। और मेरे को ऐसा लगता है सर, जो मस्ती होती है ना, जो ये नॉटीनेस होती है, ये स्कूल में थोड़ा कूट के बाहर निकाल दी जाती है, पर इन इफेक्ट आप कितना सीखोगे, आपकी मस्ती उसका एक सिंबल है। अगर वो चैनल हो गई तो आप पढ़ लिख जाओगे, नहीं हुई तो आप आवारागर्द में घुस जाओगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। ये एक वो डिफरेंस रह जाता है। और एक अच्छा टीचर सुधार सकता है सर बच्चे को। एक अच्छे टीचर से बच्चा कह सकता है यार, क्योंकि आपको मिले ऑनलाइन, जो वो यूएस वाले, कहाँ से आपकी लाइफ कहाँ चली गई। बिल्कुल सही बात है, एक अच्छा टीचर। और मेरे को पता है सर, मतलब मैं सोचा नहीं था कि इस पॉडकास्ट में बैठ के कंप्लेन वगैरह कुछ करूंगा, लेकिन बहुत बार ना एक बुरा टीचर एक बच्चे को सड़क से उतार भी सकता है। बिल्कुल सही बात है। एक टीचर की एक दिन की गलत फ्रस्ट्रेशन एक बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म भी कर देती है सर। बहुत होता है ऐसा सर। और वो लोग ना फिर उसको अपने हाथ में लिए लिए घूमते हैं बच्चे, उनको समझ नहीं आता वो क्या करें। तो मेरे को लगता है टीचर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उस मामले में। बहुत है, मतलब मुझे लगता है बहुत हद तक टीचर के अंदर कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स, टीचर के अंदर एक रोल मॉडल देखता है कि यार ये खासकर ऐसे टीचर्स को लेके आजकल जो थोड़ा सा फेमस हैं यूट्यूब पे या कहीं पे भी, या उन्होंने कुछ अच्छा किया लाइफ में, तो हम लोग कुछ गलत एग्जांपल अगर सेट करते हैं, तो अब जैसे कई लोगों के लिए नॉनवेज खाना बहुत गलत है, ऑल्दो मैं खाता हूँ, बट मैं कभी इसको पोस्ट नहीं करता कहीं, चाहे किसी वीडियो के थ्रू या कहीं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी मुझसे इस चीज़ को लेके ऑफेंड हो जाए कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, या वो ये देख ले कि अगर उसे पसंद नहीं है तो ठीक है हम नहीं डालेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मुझे इससे ये प्रॉब्लम है कि भाई तुझे नॉनवेज खाने से क्यों प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद नॉन वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन करना तो है नहीं, हमारा मकसद है लोगों को अच्छे तरीके से बस ज्ञान देना। तो मैं अपनी ऑडियंस से ये बहुत सीखता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस इस चीज़ से थोड़ा सा, अब मैंने ना एक ब्रांड है बहुत फेमस टूथपेस्ट का, आप सब हम वो यूज़ करते हैं, तो मैंने उनके लिए एक एडवर्टीज़मेंट किया था, और वो एडवर्टीज़मेंट अगर मैं यहाँ पे चला दूँ तो आप शुरू के 59 सेकंड पता ही नहीं सकते कि वो एडवर्टीज़मेंट है, क्योंकि वो एक टीथ वाइटनिंग टूथपेस्ट थी। तो मैंने पूरा साइंस समझाया। मैंने लास्ट के 1 मिनट में बोल दिया, लास्ट के 1 सेकंड में बोल दिया कि अगर आपको ये ख़रीदना है तो ये रहा लिंक। तो मेरी ऑडियंस ने वो डाइजेस्ट नहीं किया। मेरी ऑडियंस को लगा कि सर एडवर्टीजमेंट करने लग गए, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा मेन इनकम सोर्स है भी नहीं वो। ठीक। तो मैं समझ गया कि मेरी ऑडियंस को पसंद नहीं है, तो मैंने उस दिन के बाद से आज तक कोई ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं किया जो पढ़ाई से रिलेटेड ना हो। हम लोग बुक्स प्रमोट करते हैं, हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट प्रमोट करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस की रिस्पेक्ट करना एक इन दैट वे बहुत ज़रूरी है। आपके 11वीं 12वीं में कितने आए थे साइंस में? सर मेरे 11th में आए थे आई गेस 92% के आसपास टोटल, मतलब 92 11th में। हाँ सर, मैं बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, मतलब मैं ऐसे फ्लेक्स नहीं कर रहा। हाँ। और मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत मेहनती बच्चा था, मतलब मैं उन बच्चों में से एक था जो बहुत कम, क्योंकि ना मुझे बचपन से ही सर देखो, मैं एक बहुत अजीब थॉट में गया था एक दिन कि हम लोगों को बच्चों ने, हमने या बच्चों जो भी है, हमने किस तरीके से पढ़ाई शुरू करवाई है। जैसे अगर मेरा बेटा एक दिन स्कूल नहीं जाता तो मेरी जो मम्मी है, मतलब उसकी जो दादी है, वो बोलती हैं कि तू एक दिन में IPS या IAS थोड़ी ना बन जाएगा। या फिर हम जब बच्चे को बोलते हैं कि पढ़ाई क्यों करनी है, तो हमेशा बोलते हैं कि तेरे अच्छे नंबर आएंगे तो तुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी। मुझे लगता है कि शुरुआत ही गलत हो रही है। हम बच्चे को ये क्यों बोल रहे हैं कि तुझे इसलिए पढ़ना है? क्या पढ़ना इससे ज़रूरी नहीं है कि आप जीवन का ज्ञान लो? क्या आपको नहीं जानना कि ये लाइट कैसे काम करती है? क्या आपको नहीं जानना ये माइक कैसे काम करता है? क्या आपको नहीं जानना कि कॉफ़ी अंदर जाके एनर्जी बूस्ट कैसे करती है? ये जानना तो आपकी इच्छा होनी चाहिए। मैं ये नंबर्स के लिए क्यों जानूं? क्या आपको ये नहीं जानना कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? क्या आपको ये नहीं जानना ब्लड ग्रुप कैसे बनता है? सर एक बार बताओ, क्यों नहीं जानना? जिसको नहीं जानना वहां पे क्या हो जाता है? क्योंकि कई लोगों को तो नहीं जानना, हर चीज़ नहीं जाननी। हाँ, बिल्कुल, जो उसके सिलेबस में है वो नहीं जाननी। बट क्या हम 11th के बाद अपनी खुद की स्ट्रीम चुन सकते हैं? जी। तो उस फील्ड में जाके तो उसका इंटरेस्ट होगा ना जी। क्यों आज की डेट में मैं इतने हज़ारों लाखों बच्चों से मिलता हूँ जिन्होंने साइंस क्यों लिए, क्योंकि उनके नंबर आ गए जी, बट उनको साइंस में कुछ जानना नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने या कहीं ना कहीं उनके दिमाग में डाला गया कि अगर तू साइंस लेगा
तो तेरे को ज़्यादा पैकेज मिलेगा, ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, तो होशियार इंजीनियर बन भी बेटा, हाँ आईटी वाली रेस में दौड़, हाँ। बट उसने कभी उस साइंस को उस वे में देखा ही नहीं है। वो तो, उसको तो इकोनॉमिक्स पसंद है, उसको तो हिस्ट्री पता है, उसको तो जानना है कि ये कैसे हुआ। ठीक। बट वो तो क्या लेके बैठ गया, साइंस। हाँ। एंड अगेन वो फिर एज अ बर्डन आएगा उसके लाइफ में। ठीक। अभी विद ड्यू रिस्पेक्ट, हाँ। मैं अगर नाम ले सकता हूँ, ध्रुव राठी सर की एक वीडियो आई थी, शायद 2-3 पहले ही आई है, जिसमें उन्होंने बोला कि वर्क कल्चर बहुत टॉक्सिक है, लोग इसको बहुत प्रमोट करते हैं कि ज़्यादा काम करो, उनके हिसाब से ये गलत है। या वो अभी एक सीन हुआ था किसी ऑफिस में, किसी लड़की का कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो गई थी, क्योंकि उस पर वर्क प्रेशर बहुत था। तो उस वीडियो में, पूरी वीडियो सुपर है, बहुत अच्छा है, बस एक हिस्सा मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि कोई 12 घंटे 15 घंटे काम नहीं कर सकता, ये झूठ है, ऐसा नहीं है सर। मैं अपनी लाइफ में अगर 6 घंटे सो रहा हूँ तो मैं बस तब काम नहीं कर रहा। मैं जिम में होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ मैं क्या वीडियो बना सकता हूँ। मैं एकेडमी में होता हूँ तो मुझे ध्यान में रहता है कि मुझे ये पीपीटी बनानी है। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं 12 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा हूँ, और एग्जाम के दिनों में हम 15 घंटे भी काम कर रहे हैं। बट कभी मुझे लगा नहीं कि मैं प्रेशर में हूँ। मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया कि मुझे कम काम करना है। मैंने डेलीगेट किया होगा, मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस कम करके ऑनलाइन बढ़ाया होगा, लेकिन मैंने कभी अपना काम कम नहीं किया। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको काम करने में मज़ा आ रहा है, तो मैंने अपनी वो, इंक्लूडिंग ध्रुव बाय द वे, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब उनको भी अगर मज़ा आ रहा है तो शायद वो ये बात समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कोई अपने काम में डूब जाता है, बिल्कुल, और कितने घंटे बीत जाते हैं उसे पता भी नहीं चलता। तो क्यों ना पढ़ाई में भी ये हो कि अब आप देखो, मोस्टली बच्चों को एज अ बर्डन दिया जा रहा है ये, कि आपको पढ़ना है, आपको मार्क्स लाने हैं, और कहीं ना कहीं वो फिर बहुत प्रेशराइज हो जाता है। और मुझे पता है, सबको पता है कि प्रेशराइज होने पे परफॉर्मेंस तो गिरती है ना, और सर सपने मर जाते हैं ना। एग्जैक्टली। एक बच्चे की खास बात क्या होती है, और हम ये सब, ये पहले ध्रुव वाला पॉइंट एक बार एड्रेस कर देता हूँ। मेरे को लगता है ध्रुव भी ये बात समझता होगा कि जब आपको नशा हो जाता है ना, अपने काम से प्यार हो जाता है, तो आप करते चले जाते हो। पर शायद उसका कहने का अर्थ ये है कि जो ये कॉर्पोरेट्स में और बिजनेसेस में आदमी को 15-15 घंटा बिठा के मारा जाता है ना, एक तो हो गया कोई अपनी मर्जी से 15 घंटे कर रहा है, एक कोई दबाव डाल के करवा रहा है, उसमें फर्क है। और यही आप कह रहे हो। हाँ, मैं भी ये कह रहा हूँ, आप पढ़ाई को लेके यही कह रहे हो कि क्योंकि ये माँ बाप ने, और माँ बाप की भी यार खैर एक स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, जिसके चक्कर में बच्चों के दिमाग में फंस गया है। और वो फंस क्या गया है, ऐसा करो तो ऐसा होगा। अब बच्चा अगर कह रहा है मैं मार्क्स ले आऊंगा, मेरे को पैसे मिल जाएंगे, ना उसे मार्क्स का कुछ पता ना पैसे का, तो वो अपने सपने देखने तो बंद ही कर चुका है। एक जवान आदमी एक 7 साल के बच्चे, एक 5 साल के बच्चे से मिलता है, उसकी बात में एक इनोसेंस, एक बचपना पाता है, कहता है यार क्या प्यारी बात है, मेरे अंदर ये खो गई। फिर वही आदमी 5 साल बाद अपने बच्चे का गला दबा रहा होता है कि तेरे में वो बचपना रहना चाहिए। एग्जैक्टली, यही है सर। क्योंकि सर डरते इतने हम यार, हम डर, बेकाबू डर है। आपने 3 इडियट्स देखी है ना? वो राजू रस्तोगी जो है ना, वो सर हमारी जनता है। हाँ बिल्कुल है, डरे पड़े हैं इतना, तो ये तो है सर। पर मेरा सवाल ये है सर, अब तो चलो आपको और मेरे को बच्चे मिल रहे हैं बड़े, आप उनमें ये जागृति ये कहाँ से ला रहे हो, जिज्ञासा कहाँ से ला रहे हो? सर मुझे लगता है कि मैं ला नहीं रहा हूँ। मुझे लगता है कि हर एक इंसान को तो साइंस अच्छी नहीं लग सकती। मेरी जो ऑडियंस है, हमारे जो 2 चैनल्स हैं, उसमें जो मेरा 7 मिलियन वाला चैनल है, उसमें मेजरली ऑडियंस बच्चा नहीं है। अच्छा। हाँ। ये मुझे कैसे पता लगा, अगर मैं इसके ऊपर बात बताऊं तो हमारे YouTube पे 5 मिलियन हुए, हम लोगों ने अपना पेड कोर्स लॉन्च किया और वो पिट गया, बिका ही नहीं। तो हमें समझ में आया कि यहाँ पे ऑडियंस तो है नहीं। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार, मैं एयरपोर्ट पर जाता हूँ तो CRPF के ऑफिसर्स मिल रहे हैं, मुझे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, मुझे हाउसवाइफ मिल रही है, तो मेरे पास वहाँ बच्चा है लेकिन कम है। वहाँ तो मुझे हर कोई वो देख रहा है जिसका साइंस में इंटरेस्ट है। तो फिर हम लोगों ने एक नया चैनल बिल्ड किया जहाँ पे हम लोगों ने 1 साल पूरा पढ़ाया, फिर कोर्स लॉन्च किया और मज़ा आ गया। तो मुझे ये तो समझ में आया कि मेरे चैनल पे 2 प्रकार के लोग हैं, एक जो अपने कंसेप्ट क्लियर करने आ रहे हैं और एक जिनके मन में इच्छाएं हैं। अब अगेन टेम्पॉन वाले वीडियो के लिए कोई किसी का साइंस में इंटरेस्ट हो ज़रूरी तो नहीं है ना, उसको तो बस डेली लाइफ में देखनी है। तो मैं किसी के मन में इच्छा तो नहीं जगा सकता। वो तो जैसे मैं ये मानता हूँ कि आप मुझे ABCD नहीं सिखा सकते जब तक मेरा मन ही नहीं है। क्या हमारे अकेडमी में आए हुए सारे बच्चे टॉप मारते हैं साइंस में? किसी भी अकेडमी में नहीं होता, किसी में भी नहीं होता। क्या हमारे अकेडमी में बैठा हुआ हर एक बच्चा कहता है वाह मज़ा आ गया? नहीं। तो हम इच्छा तो नहीं जगा सकते, बट हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं उन बच्चों को बदलने के लिए जिनको साइंस अच्छी लगती थी, बट जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसने उनके मन में डर डाल दिया कि यार ये तो बहुत गंदी चीज़ है, इसमें तो बहुत मेहनत है, बहुत एफर्ट है,
इसको समझने में बहुत को रट्टे मारने पड़ेंगे, तुझे किताबें भरनी पड़ेंगी। हम उनमें बदलाव लाना चाहते हैं। मैं ये नहीं चाह रहा कि आर्ट्स वाले कहें यार साइंस बेस्ट है। मैं चाहता हूँ जिसका साइंस में इंटरेस्ट था वो बना रहे और बेहतर हो जाए, और वो समझे कि ये कितना प्यारा और खूबसूरत सब्जेक्ट है। उन लोगों में बदलाव लाने की कोशिश है हमारी, और कई बार आता है, कई बार नहीं भी आता है। तो आपके 11वीं में थे 92%? हाँ। और 12वीं में 97 पॉइंट कुछ। तो फिर तो सर कॉलेज बढ़िया पकड़ा होगा सर मैंने मेरा जो जैसे मेरी कट ऑफ, मैं डीयू में रामजस में पढ़ा। अच्छा फुल पावर। हाँ, मेरा हिंदू में नाम आया था। हाँ। तो मेरे जो फिजिक्स के प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे बताया था कि आपको रामजस में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ की फिजिक्स जो फैकल्टी है वो सुपर्ब है। अच्छा। और ये मेरी लाइफ का अगेन एक बहुत अच्छा डिसीजन था। हाँ। क्योंकि वहाँ मुझे फिजिक्स की ऐसी फैकल्टी मिली जिसने मेरा प्यार और बढ़ा दिया फिजिक्स को लेकर। अच्छा, सुपर मतलब फैकल्टी। आपने पढ़ाई करी है कॉलेज में? हाँ जी सर। क्योंकि सर वैसे ड्यू जैक कोई नहीं पढ़ता। कौन से साल में थे आप कॉलेज में? सर आज से 16 साल पहले की बात है। 16 साल पहले। हाँ। तो 2008 की बात है। हाँ, 2008 में आप कॉलेज में थे। ठीक। हाँ। तो सर कॉलेज में मैं बताऊं, मैं इतना मतलब सीरियस बच्चा था। एक बार क्या हुआ, हम लोग अपने क्लास से बाहर निकल रहे। हाँ। तो एक ना जैसे वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। हाँ। डूसू। हाँ। तो वहाँ पे ना एक रैली निकल रही है। हाँ। तो हमें नहीं पता वो किसकी रैली है, हमें नहीं पता वो कौन है। हम पता नहीं क्यों फ्रंट में आ गए, नारे लगा रहे हैं उनके लिए। ठीक है, फुल पावर नारे लगा रहे हैं जब तक सूरज चांद रहेगा, ऐसे करके। और हम फ्रंट में हैं। किसके लिए लगा रहे थे? नाम तो मुझे नहीं पता सर। ये भी नहीं पता मुझे हाँ, सच में याद ही नहीं है। हाँ। शायद NSUIT होगा, कौन होगा, कोई 2 हैं उनमें से। हाँ। हमें नहीं पता प्रेसिडेंट कौन बनेगा, क्या होगा, और कुछ उससे होगा भी क्या। हाँ। तो ना हम लोग कैंटीन की तरफ जा रहे हैं रैली करते हुए, सामने से बहुत सारे लोग भागते हुए आ रहे हैं। हमें लगा हमारे और सपोर्टर आ रहे हैं। तभी मैंने देखा उन सबके हाथ में डंडे हैं, किसी के हाथ में आधी ईंट है, और उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया और ईंटें यहाँ से जा रही हैं, डंडे। तो मेरे साथ 3 लोग थे, मैं और 3 दोस्त मेरे, और अखिल, उत्कर्ष, एक और होगा। तो हम लोग चल रहे हैं और हम सब भागना शुरू हो गए। अब मैं इधर भागा हूँ तो मुझे लगा सारे मेरे साथ होंगे, वो बाकी सब ऑपोजिट डायरेक्शन में। मेरी लाइफ की पहली लड़ाई है, मतलब, और वो मैं लड़ना भी नहीं चाह रहा हूँ। हाँ। और मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं। वो हमारे पीछे डंडा लेके भाग रहे हैं, मैं भाग रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ एक रूम मुझे मिला है, मैं जा सकता हूँ। ऊपर देख रहा हूँ गर्ल्स कॉमन रूम है, यहाँ तो और पिटाई होगी। हाँ। फिर मैं वहाँ से इधर जा रहा हूँ और वहाँ देखा तो टॉयलेट है। टॉयलेट की सीट पे आधा घंटा बैठा रहा मैं, जब तक शोर कम नहीं हुआ। फिर बाहर आया। मतलब मैं इतना शरीफ लड़का था। हाँ। अभी भी हूँ, मतलब। हाँ। लेकिन मुझे तब जाके रियलाइज़ हुआ कि ऐसा भी होता है जगहों पे। मेरे स्कूल में आज तक लड़ाई नहीं हुई। एक लड़ाई हुई थी, हाँ। उसके बारे में आपको बताऊँ। मेरा ना एक फ्रेंड था। अच्छा, मुझे लगता है नाम हमें बीप करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत गंदी बात बताने जा रहा हूँ। ध्यान रख ले, नोट कर ले यार। तो 6 फीट लंबा है। और स्कूल में ना कुछ बच्चे, मतलब मैं बुली तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे चिढ़ाते थे क्योंकि मेरा फेस लंबा था। ठीक। तो मुझे ऐसे नाम से चिढ़ाते थे। तो मैंने एक दिन, अच्छा पढ़ाई में अच्छा नहीं है और मैं सुपर्ब हूँ, तो मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, विद नो ऐसा कि ये मेरी लड़ाई में मदद करेगा, क्योंकि मेरी लड़ाई कभी हुई नहीं है। तो मैंने एक दिन जीत को बोल दिया कि भाई ये ना मुझे चिढ़ाता है। तो ना हमारी क्लास में लड़कियों की लाइन अलग थी, लड़कों की अलग थी। उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने बॉटल ली लड़कियों की, वो टंगाने वाली, नीचे से जो मोटी होती है। ये स्कूल की बात है? स्कूल की बात है। मिल्टन की बॉटल। हाँ। उसने ऐसे उठाई, बोतल घुमाई और उसके मुंह पे। सर इसके बाद क्या हुआ आपको बताता हूँ। वो उसके फेस पे गया और उसने अपने पैंट की चेन खोल दी उसके फेस पे जाके, लड़के की। पहले उसने बोतल मारी, फिर वो उसके मुंह के पास जाके पैंट की जिप खोल दी। जैसे बेंच आप तो रिप्रोडक्शन बढ़ाऊं, आ गोपी बहू तो मुझे लगा यार ये को क्या हो गया है। मैंने तो इतना कुछ बोला भी नहीं इसको। उसने एक पैर बेंच के ऊपर रखा, एक नीचे, और ऐसे इंक्लिनेशन एंगल पे उसने जिप खोल दी। अब उसके बाद क्या हुआ, उसने उसने क्या किया, ये तो कर दिया, उस बच्चे में डर डाल दिया। उसने एक कंप्लेंट कर दी। अब बच्चे ने कंप्लेंट में ये नहीं बोला किसने क्या किया, बच्चे ने बोला ये 2 लड़के आए, मेरे मुंह पे जिप खोल दी। और मेरी मम्मी को जब उन्होंने बताया, मेरी मम्मी को बुलाया गया। हाँ। मेरी मम्मी बुटीक पे काम करती थी, उन्होंने काम छोड़ा, वो स्कूल आई। हाँ। तो मेरी मम्मी को उन्होंने, अब आप सोचो, मेरी मम्मी को उन्होंने बोला कि इसने उसके मुंह पे जिप खोली है। हाँ। मेरी मम्मी को यकीन नहीं हुआ। जो बच्चा घर में बहुत अलग है, उनको लगा कि मैं तो स्कूल में बहुत अलग हूँ। तो मेरी मम्मी का विश्वास सा टूट गया। मैंने उनको बहुत समझाया, मैं घर गया, उन्होंने मुझे बहुत मारा। पहले थापी आती थी जिससे कपड़े धोते थे, उससे बहुत मारा। मैंने उनको बहुत समझाया कि मैंने नहीं किया, बट अब वो मैं नहीं समझा सकता। बहुत समय लगा मुझे उनको ये समझाने में कि मेरी गलती नहीं थी। मेरी गलती ये होगी कि मैंने
को बोल दिया। तो वो मेरी लाइफ की पहली लड़ाई थी आई गेस, और ये मेरी लाइफ की दूसरी लड़ाई थी। इसके बाद मुझे लगता नहीं मेरी कभी कोई लड़ाई भी हुई है। मेरा एक दोस्त है सर, वो ना मैं उसकी कई बार किस्सा सुना चुका हूँ। वो ना एक सर ऐसा आदमी नहीं होता जो सारी बुरी किस्मत के जो इवेंट होते हैं उसी के साथ होते हैं, मतलब और किसी के साथ नहीं। अगर हम 7 लोग एक जगह पे खड़े हैं तो बिजली गिरेगी उसके सर पे गिरेगी, हमें पता है हम सेफ हैं, वो ऐसा है, ठीक है। तो वो ना सर वो डीयू में थिएटर सोसाइटी में था, तो वो स्ट्रीट प्ले वगैरह करते हैं कुर्ता उर्ता डाल के। तो वो काला कुर्ता डाल के स्ट्रीट प्ले करके नॉर्थ कैंपस से साउथ कैंपस आ रहा था, काला कुर्ता डाल के। और ये है बात जब CA NRC बिल्कुल चढ़ रहा था ना, तब की बात। उसको नॉर्थ कैंपस में उसकी गाड़ी रोक ली वालों ने, मार मार के कुर्ता फाड़ दिया उसका। उन्हें लगा प्रोटेस्टर है। वो नहीं समझा रहे, मैं एक्टिंग कर गया मार मार के साले को। अभी भी एक्टिंग कर रहा भाई फटाफटा आया बाहर, कह रहा भाई देख क्या किया मेरे साथ। अरे उसकी भी सर बिना बताए ऐसी लड़ाई हो गई डीयू में। मेरी भी स्कूल में कभी लड़ाई हुई नहीं, पिटा हूं मैं 1.5-2 बार लोगों को तंग करने के लिए। मैं सीनियर तंग कर देता था सर, मेरी जवान बहुत शार्प थी, मैं सीनियर रुला देता था। एक सीनियर लड़का था हमारी बस में ना सर, 2 लड़के थे ऋषभ नाम के, एक मेरे बराबर का था, एक सीनियर लड़का था, वो सीनियर आगे बैठा करता था, ऋषभ मेरे साथ बैठा करता था। तो मैं पीछे से ओए ऋषभ ठीक है, वो जैसी मुड़ता था मैं इसकी तरफ मुड़ जाता था। और ये मैं 6 महीने ओए ऋषभ साले पागल, और मैं इधर मुड़ जाता था। एक दिन उस सीनियर ने पकड़ लिया, मैंने ये भी नहीं सोचा ये करते हुए कि मैं 3 महीने से इसको रोज तंग करता हूँ, कभी तो मेरे को मारेगा ही। मारा भाई पकड़ के, उसने कपड़े फाड़ दिए भाई मेरे को स्कूल में ये सेम चीज़ पे स्कूल के टीचर्स ने मारा है। हाँ, क्योंकि जब हमारे को स्कूल में अच्छे टीचर्स नहीं मिलते थे तो पूरी क्लास मेरे पास आती थी कि यार चलते हैं प्रिंसिपल के पास, ये टीचर नहीं है। तो हमने एक बार हिंदी के टीचर थे हमारे, बहुत बकवास पढ़ाते थे, पढ़ाते ही नहीं थे वो, आते थे सो जाते थे ऐसे। और हिंदी एक ऐसी चीज़ है जिसकी बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, स्कूल ही एक रास्ता है। तो हम लोग प्रिंसिपल के पास गए, हम लोगों ने साइन किया और प्रिंसिपल ने पूरा ये बोला कि भाई ये टीचर चेंज हो जाएंगे आपके। तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस। अब बच्चों ने, टीचर जा रहे हैं नीचे से अगले दिन, वो बच्चे चिल्ला रहे हैं कि बेटा निकलवा दिया ना ऐसे ऐसे करके। मैं नहीं हूँ उसमें, बच्चे। अब 2 दिन बाद हिंदी के टीचर का पीरियड है, तो हमें लगा नया टीचर आएगा। तो सेम टीचर हमारी क्लास में एंटर कर रहा है, वही जिनके हमने कंप्लेंट की थी। उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा और नीचे क्लास के अंदर लटा के मुझे लातों से मारा और कहा कि बेटा पूरे साल मैं ही पढ़ाऊंगा। तो मतलब ऐसा हुआ है मेरे साथ क्लास। ये तो सर बिल्कुल नाइंसाफी हो गई। मत सर, पहले तो सर आज की डेट में आप बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते, और मुझे लगता है लगाना भी नहीं चाहिए, बात, क्योंकि दैट इज नॉट द सॉल्यूशन, राइट। बट उस वक्त ऐसा कुछ नहीं होता था, या होता भी होगा तो हमारे लिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल में थे, हमने बच्चों के साथ होते हुए देखा है, तो हमारे साथ भी हो गया मुझे लगा। बट उस दिन ऑब्वियस सी बात है मेरा ऑरा माइनस में गया पूरी क्लास में क्योंकि हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस से सर घर जाके लिख रहे हैं -100 और हाँ सर, लेकिन क्लास में आपने बेइज्जती होती है। हाँ, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो उनकी इमेज भी बहुत डाउन हुई कि हम लोगों ने अपना स्टैंड लिया था। मुझे लगता है बच्चों ने वहाँ पे गलत किया कि टीचर को चिढ़ाया, बिल्कुल। बट ये हमारा राइट है कि हमें सही एजुकेशन चाहिए, वो अच्छे से पढ़ा नहीं रहे थे। हाँ, बट ठीक है, होता है। सर आपका तो मतलब, मैं गवर्नमेंट स्कूल की बातें सुन रहा हूँ, मैं तो DPS में पढ़ा हूँ सर। अरे हमारा तो प्रिंसिपल ही जेल में था। और ये बात भी फनी नहीं है, ये रियल बात है। जितने टाइम में स्कूल में था, हमारे यहाँ प्रिंसिपल नहीं था, उसके कमरे में ताला लगा रहता था क्योंकि वो जेल में था। जियो, जो करना है कर लो। तो मतलब सर बंदर बाट ही था, मतलब ये वाला तो मैं सही में सोचता हूँ मैं कैसे निकल आया, क्योंकि पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं था सर। DPS में भी नहीं था। थे कुछ बच्चे होते हैं हमारे यहाँ पे 11th-12th में ना, एक एबिलिटी सेक्शन बना देते हैं कि सारे अच्छे बच्चे यहाँ डाल दो, बाकी लफंडर एक जगह डाल दो। तो मेरे को भी डाल दिया सर एबिलिटी सेक्शन में, क्योंकि पढ़ाई में अच्छी कर लेता था। 92, 93। अरे वेरी, मेरे 12वीं में 93-94% थे। आप कॉमर्स साइड के थे? हाँ, लेकिन फिर मैं कॉमर्स निकल गया था, पर उसमें 10वीं में हमारा वो GPA लगता था। हाँ, GPA आया था, 9.8, मैं पढ़ाई अच्छी कर लेता था। तो मेरे को वहाँ डाल दिया। मैं तो घर जाके मैंने मम्मी से बोला, मम्मी ये तो नाइंसाफी है, मेरे दोस्तों को सबको ये कम समझते हैं, मैं भी कम हूँ। तो मैंने अपना सेक्शन चेंज करवा लिया स्कूल में लड़ाई करके, ताकि मैं लफंडरों के साथ ही रहूँ। ये और प्लस में हो गया, ये और प्लस में। मैं समझ सकता हूँ सर। तो फिर कॉलेज में आपको ये जो आप फिजिक्स वाली बात बता रहे थे, फिजिक्स की फैकल्टी बहुत बढ़िया सर, और मजा आया पढ़ाई करने में? बहुत मजा सर। मतलब ऐसा था कि अच्छा, मैं इस दौरान हमारे घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत आ गई थी, हम लोग मल्टीपल काम करना शुरू हो गए थे, तो मेरी अटेंडेंस भी बहुत कम थी। लेकिन घर वाले, स्कूल के टीचर समझते थे मैं फिजिक्स की क्लास कभी नहीं छोड़ता था। ऐसा नहीं है कि मुझे फिजिक्स ज़्यादा पसंद है केमिस्ट्री से, मुझे दोनों सब्जेक्ट इक्वली पसंद है। बट फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत डेप्थ में जा सकते हैं। ऑब्वियसली पता केमिस्ट्री भी होगा, लेकिन मैं फिजिक्स में ज़्यादा डेप्थ में जाता था। जैसे इस कमरे में फिजिक्स ज़्यादा देख पाएंगे, मतलब मैं देख पाऊंगा एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री। और मुझे लगता है कि स्कूल के टीचर्स ने मेरी वो बर्बाद की थी
लेकिन कॉलेज के टीचर्स ने और वॉल्टर लुइस सर ने वो कमी दूर कर दी। आपके सर आपका अपनी मम्मी के साथ रिलेशनशिप कैसा रहा है? सर बहुत मतलब जैसे मेरे जो बड़े भाई हैं उनका काफ़ी अच्छा है उनके साथ रिलेशन, मेरा अच्छा ही है बट बहुत न्यूट्रल है। मतलब मैं बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हूँ चीज़ों को लेके कि मैं बहुत कुछ दिखाऊं। मैं हमेशा से अपने मन में रखता हूँ कि मेरी मदर के लिए मुझे ये करना है। मैंने आज तक पे ये स्टोरी शेयर की थी कि एक बार एक फैमिली मेम्बर ने मेरी मम्मी को आगे, हमारे पास गाड़ी वाड़ी नहीं थी तो आगे सीट पे बैठने से मना कर दिया था। तो वो 3-4 साल मेरे मन में रही। मैं जब भी उस रिश्तेदार से मिलता था मुझे बहुत इरिटेट होता था मैं कि ये क्या किया था इसने। तो फिर मेरा बस एक लाइफ का गोल था कि मैं गाड़ी लूँगा, मम्मी को आगे बैठाऊँगा। बट मैंने कहीं मम्मी को एक्सप्रेस ही नहीं किया कि मेरे को ऐसा करना है। जब मैंने कर दिया और ये रील गई, मेरी मम्मी मेरे पास आई, उन्होंने मुझे गले लगाया कि तेरे मन में 4 साल तक था या 5 साल तक था। मैं बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, उनको पता है ये बात कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, बट मैं हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो ये एक रिलेशन है, मैं बहुत न्यूट्रल हूँ, मेरी उनसे बहुत कम बात होती है। लाइक घर में शायद हफ्ते में मैं उनसे अगर आप मिला लो तो मैं 2 घंटे बात करता हूँ उनसे बस। ऑल्दो हम सब एक ही घर में, शायद काम को लेके बहुत बिजी हूँ, बट हाँ मेरी मदर ने जो देखा है मुझे सब कुछ करना है उनके लिए। क्या देखा है, किस सेंस में? जैसे मेरे फादर, हाँ कह सकते हैं, मतलब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे जब मैं 2 साल का था और मेरे ब्रदर 4 साल के थे। तो उनके इन लॉज ने उनको वहाँ से निकाल दिया था। मेरी मदर ने बहुत मेहनत की, शैम्पूज बेचे घर घर जाके। मतलब मैं इसे ऐसा साउंड नहीं करवाना चाहता, नहीं, मैं हाँ बट उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। उनको पता था कि ये बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार है, तो हमारी पढ़ाई को कभी सैक्रिफाइस नहीं होने दिया। उन्होंने हमें 6 तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया और वो आगे भी पढ़ाने को तैयार थी। हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, कहीं भी पढ़ना है पढ़ लेंगे। और हर वक्त हमें पता था कि हमारे पास एक ही टैलेंट है और वो है पढ़ाई। तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और अब मुझे लगता है कि हम लोगों ने उनके लिए, मतलब ऑब्वियस बात है गिव बैक तो हम कभी भी नहीं कर सकते, बट मैं चाहता हूँ, जैसे समय रैना सर का पॉडकास्ट देखा, मैं बहुत इमोशनल हो गया था ये देख के कि उन्होंने कहा कि वो फैमिली को घुमाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा और मेरे ब्रदर का भी ये एक ड्रीम है। तो जैसे जब मैंने अपनी मदर को पहली बार प्लेन में बैठाया तो उनकी आंख में आंसू थे। बहुत नॉर्मल बात हो सकती है कई लोगों के लिए, बट हमारे लिए बहुत स्पेशल था। अभी हम लोग शायद दिसंबर में पहली बार एक इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रहे हैं, मैं मदर को लेके जा रहा हूँ, तो ये बहुत स्पेशल होगा हमारे लिए। तो ये चीज़ें मुझे अपनी मदर के लिए करनी है। सॉरी सर, मैं अगर 1-2 ऐसे सवाल पूछूं जो मेरी जो मेरे को शायद ना पूछने चाहिए हो, मैं बड़ा क्यूरियस हूँ। जब एक ऐसी सर्कमस्टेंस हो जाता है जहाँ पे एक मदर वो दोनों बच्चों को बड़ा कर रही है, तो उनको काफ़ी हद तक फादर का रोल भी निभाना पड़ता होगा। वो ममता जो है वो कट होती होगी, फ्रॉम स्ट्रिक्टनेस भी निकल के आती होगी आंटी की खूब। हाँ सर, अगेन मैं बताऊँ, मेरी मदर ने कभी भी हमें पढ़ाई के लिए फोर्स ही नहीं किया। ये हमारे अंदर था, मतलब पता नहीं क्यों, शायद हमारे पास कोई और टैलेंट नहीं था। मैं आपको कुछ अगर इससे बताऊँ, मान लो हम कभी रात को किसी चीज़ में लेट हो गए तो सुबह मेरी मम्मी बोलती थी मुझे कि बेटा स्कूल जाना इंपॉर्टेंट है क्या आज? तो मैं बोलता था नहीं, कितने सो जा। अच्छा। मतलब वो स्ट्रिक्ट नहीं थी। और शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मुझे लगता था कि यार मुझे कोई टोकने वाला ही नहीं है, तो ठीक है मैं ही पढ़ूंगा। अब तो मुझे नहीं पता, क्या पता ये भी एक रीज़न हो। तो इसलिए मैंने अपने ब्रदर ने बहुत पढ़ाई में मेहनत किया, उन्होंने तो बहुत किया, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो मेरी मदर कभी स्ट्रिक्ट नहीं रही किसी भी चीज़ को लेके, आज भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी कोई स्ट्रिक्टनेस दिखाई है। और मेरी मदर मुझे बताती थी कि मेरे फादर भी बहुत कूल थे, कभी स्ट्रिक्ट नहीं हुए उनको लेके, ऐसा है। और अगेन मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैं कुछ ऐसा पूछ लूँ, क्योंकि आपके पिताजी आपको याद तो होंगे नहीं, वो आप 2 ही साल के थे, तो आपका उनकी याद के साथ क्या रिलेशनशिप है? सर कुछ भी नहीं है, मुझे तो अगर फ़ोटो ना होती तो मुझे शक्ल भी नहीं पता। मेरे ब्रदर के पास फिर भी कुछ मेमोरीज हैं, बट मुझे मेरी मम्मी, आप बाबा जी नमकीन का नाम सुना आप? जी। तो मेरे फादर का ही था वो। अच्छा। हमारे जो बाबा जी नमकीन वाले हैं और मेरे फादर वो पार्टनरशिप में थे। ये तब की बात है जब बाबा जी नमकीन कुछ नहीं था। और अभी भी हम लोगों ने व्लॉग्स डाले हैं, उनके घर हम जाते रहते हैं, वो हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बट मेरी मदर मुझे बताती हैं कि पीतमपुरा में एक ग्रे हाउस हुआ करता था, लोग फेमस था वो ग्रे हाउस नाम से, वो हमारा था। लेकिन जब मेरे फादर, मतलब मेरी मम्मी बताती है कि वो बाल्टियों में पैसे गिनते थे। मेरे कपड़ों में जब छेद हो जाया करता था तो मेरे फादर बोलते थे कि नहीं पहनना। मतलब मेरे फादर ने मेरी मदर को और हमें जितना वो करवा पाए बहुत ऐश करवाई है। बट उसके बाद फिर सब बदल गया ना, इन लॉज ने बाहर निकाल दिया मदर को, और सर डेस्टिनी देखिए, अब हम फेमस हुए हैं, वापस से आए हैं वो। तो वो तो मुझे लगता है। आंटी प्राउड तो बहुत होंगी भाई। बहुत सर, है खुश होंगी ना? बहुत।
मैं सोच सकता हूँ, मतलब एक पेरेंट का आपके किसी काम को लेके प्राउड होना, वो एक अपने आप में टेस्ट है सर, जीवन का मजा है वो। एग्जैक्टली सर, वो तो है ही। मतलब लगता है कि हम, मतलब मुझे अब दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने अपनी मम्मी के लिए इतना कुछ कर दिया, उन्होंने हमारे लिए किया था, उसका 1% भी कर दिया, तो मुझे लगता है कि ठीक है यार, हमने जीवन में कुछ ना कुछ तो कर लिया है। पर मेरे को ये लगता है जब मतलब, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ वो बच्चे, और मैं इमेजिन कर रहा हूँ खुद को स्कूल में, तब नहीं समझ आता सर ये। नहीं, तब तो एक मस्तीखोरी रहती है मन में कि मैं स्कूटी पे या बाइक पे दिख जाऊं। आपके स्टूडेंट भी सर ऐसे ही होंगे कि मैं हाँ। फलान कर दूं, ढिमकान कर दूं, है तब नहीं समझ आता है। नहीं आता। दोस्त वगैरह कैसे थे सर आपके? सर पढ़ाकू बच्चे थे? नहीं, मेरे अगेन बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं रहे। मतलब आप मुझसे बोलोगे 10 दोस्तों के नाम गिनवाओ तो मैं नहीं गिनवा पाऊंगा। एक तो सिर्फ खोल के दिखाओ। इसको घर में ट्रेनिंग मिलती थी, कभी किसी को मारे ना तो सिर्फ खोल के दिखाना। देख साले। अच्छा, उसने जिप खोल के मैं ये क्लियर कर दूं, कुछ दिखाया विखाया नहीं था, बस जिप खोल दी, पता नहीं क्या था। सिंबॉलिक है ना, सिंबॉलिक है। देख मैं तेरे से जीत गया। देख कहां से आती है ताकत। या फिर सिर्फ मेरी हाइट ही बड़ी नहीं है। अरे वो कहते हैं ना, जिसका हाथ बड़ा होता है। वो सामने वाले बच्चे का ट्रॉमा मैं इमेजिन नहीं कर सकता। वो लड़ाई करने से डरता होगा, कोई जिप ना खोल दे। सुहाग रात में कह रहा है नहीं ये मेरे से नहीं। अरे यार, कहाँ ले गए भाई, इस बात को कहाँ ले गए। हाँ, यहाँ बता रहे थे 10 दोस्त। हाँ, मतलब मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं रहे, क्योंकि ऐसे ये भी हो सकता है कि मैंने कभी दोस्ती पर टाइम ही नहीं दिया। मैंने बताया आपको कि मैं 11th क्लास से ही या 10th क्लास से काम करना शुरू कर दिया था, और मल्टीपल काम। हम लोग बैंक्स में टिफ़िन दे के आते थे, हम लोगों ने वीकली मार्केट्स में जो बर्तन मांजने का होता है वो बना के बेचा है, तो समय नहीं था, बहुत कम था, तो इसलिए शायद दोस्ती रही नहीं। आज भी नहीं है बहुत ज़्यादा दोस्त। इस फेज में जहाँ पे आप बैंकों में टिफिन दे रहे हो और जहाँ पे आप ये सब कर रहे हो, उसमें सबसे लाइक व्हाट डू यू थिंक यू लर्नड उस प्रोसेस में कुछ अलग? हाँ, मुझे मेहनत करना आ गया, मुझे लगता है मेहनत करना आ गया। हाँ, कि मुझे ये लगा कि, और मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि कोई भी काम मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। हमारी लाइफ में ना अभी बीच में भी एक फेज़ आया था कोविड के जस्ट बाद, अगेन बहुत डिटेल में जाके, तो हमारा सब चला गया था, तो मुझे तब भी पता था कि मैं वापस से आ जाऊँगा। हाँ। क्योंकि हम लोगों को मेहनत करना आता है। आप मुझसे, मैं फिर भी भगवान से डर के टचवुड कह रहा हूँ, आप मुझसे आज सब ले लो, मैं आपको 5 साल बाद फिर दे दूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेहनत कैसे करनी है। मुझे आज की डेट में भी, मैंने आपको बताया, मैं 12-12 घंटे काम कर रहा हूँ, हमारे घर में सभी कर रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले तो मेहनत करना है। और मेरी शर्म चली गई। हम लोग साइकिल पे टिफ़िन देने आते थे, और स्कूल यूनिफॉर्म में जाता था मैं। मेरे दोस्त मुझसे पूछते थे कहाँ जाता है, तो मैं बोलता हूँ कि मैं टिफ़िन देने जा रहा हूँ। हाँ, तो मतलब मेरी शर्म चली गई थी। और मुझे लगता था कि अगर मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि दोस्ती में ना ये बड़ा होता है कि दोस्त ये दिखाता है कि मैं बहुत कूल हूँ, तो पर मैंने बचपन से दिखाया कि भाई मेरे घर के हालात ख़राब है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे काम करना है, तो कहीं ना कहीं वो शर्म चली गई थी। और मुझे उसने बहुत बोल्ड बनाया, अच्छा बनाया, पावरफुल बनाया। सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। Yes. क्योंकि कई बार आदमी सपनों की उड़ान इसलिए लेता है ना, शर्म के चक्कर में। Exactly. डर रह जाता है। हाँ सर। और आदमी बेशर्मी कैसे सीखता है सर, वो उसके ऊपर है, पर उसको बेशर्मी सीखनी पड़ती है। मेरी मम्मी मेरे को बताती हैं कि जब मेरे पिताजी ने अपना करियर शुरू किया था यहीं से, तो पापा क्या करते थे, सुबह 7 बजे से 10 लोगों को रोज फोन करते थे, सर आप कैसे हैं, सब बढ़िया है, बस हालचाल ठीक है, अंकल आंटी ठीक है, फोन काट के, ताकि लोगों के मन में याद रहे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिससे कभी बात करी जा सकती है। मार्केटिंग है ये, बहुत बढ़िया। रोज 10 आदमी से बात करना, फिर अपना पूरा जो केस, जैसे पापा जो लीगल वो करते थे, पूरा लिख लेते थे इंग्लिश में, इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, शीशे के सामने खड़े होकर रात भर रिहर्स करते थे। तो मतलब एक बेशर्मी चाहिए सर इसके लिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि किसको नहीं पता ये करा जा सकता है, पर करते क्यों नहीं है लोग? क्योंकि शर्म है सर, क्या बोलूंगा फोन करके फलाने को। और मेरे को ये तो मैंने अपने पापा से सीधा सीखा है, काम के मामले में बेशर्म। बिल्कुल, मांगना है तो मांगो, आगे बढ़ना है तो बढ़ो, उसमें आप शर्म नहीं रख सकते। बहुत बढ़िया। हाँ सर, ये तो है, ये फर्स्ट प्रिंस, ये जो सर एक फर्स्ट जनरेशन वाली बात भी है ना आपके लिए, क्योंकि आपने ही, मतलब अंकल के जाने के बाद आपने ही देखा है, आपने, आपके भाई ने, तो आपको बिल्कुल वहीं से शुरू करना पड़ता है। हाँ, तो वो बेशर्मी बड़ी जरूरी है।
मैं समझता हूँ। और इसी चक्कर में फिर दोस्त नहीं रहे होंगे, वक्त कहाँ है सर दोस्ती यारी करने हाँ का? वो वाली बात है, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि मतलब दोस्त थे नहीं, पर वो छूटते चले गए, छूटते चले गए, छूटते चले गए। नहीं सही बात है। और कॉलेज में भी? हाँ कॉलेज में तो सर मैं बता रहा हूँ आपको, मैं टाइम ही नहीं दे पाया, मतलब कहीं कहीं सब्जेक्ट में मेरी अटेंडेंस 33% थी, बट टीचर मुझे अलाउ करते थे पेपर देने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि मैं एक्चुअली बैकएंड में क्या कर रहा हूँ। मैंने घर संभाला हुआ है या मेरे ब्रदर ने घर संभाला हुआ है, तो बहुत सपोर्टिव टीचर्स थे वहाँ के भी, अटेंडेंस लगा दिया करते थे या अलाउ कर दिया एग्जाम में बैठना। तो सर अब जैसे आपको ये पता है कि आप अगर टूट भी गए तो वापस खड़े हो जाओगे, ऐसा अच्छा, और आपने तो पर्सनल लॉस भी देखा है सर, आपने तो अपनी मम्मी को कुछ बुरे दिन, ऐसे आदमी के मन में से डर क्या रह जाता है? कुछ तो डर होंगे आपके भी। सर एट प्रेजेंट मुझे बस ये डर है कि मेरी फैमिली मेरे साथ रहे, और अगेन ये बहुत ऐसा लगेगा कि सब यही बोलते हैं, बट एग्जैक्ट यही है, मतलब मुझे और कोई डर नहीं है, मुझे और किसी चीज़ का डर नहीं है सिवाय इसके कि मेरी फैमिली किसी भी कारणवश छूट ना जाए। सर जब हमारा लॉस हुआ था तो मेरी मदर की वजह से हुआ था वो, तो हमारी फैमिली मेम्बर्स ने, मतलब हमारे फैमिली मेम्बर्स ने बोला था कि मम्मी को घर से निकाल दो, क्योंकि वो कर्जा तो उन पर हुआ है, तो आप बच जाओगे इससे। हमें पता था वो बकवास बात है, बट वही मुझे डर था कि यार उस दौरान हमारी फैमिली तो नहीं टूट जाएगी, क्योंकि हम सब ने सब कुछ साथ बिल्ड किया है, तो फिर वापस से भी हम साथ ही रहेंगे। फिर हम सोचते थे कि अगर हमने किया होता तो मेरी मदर का क्या रिएक्शन होता, क्या वो हमें बाहर निकालती? तो आंसर है नहीं। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। तो पर पैसा आ जाता है सर बीच में ऐसी सिचुएशन में, और आदमी कान भरने वाले बतेरे होते हैं सर, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ सर, हम लोग एक दिन पहले करोड़ों के मालिक, हाँ, एंड आफ्टर एक दिन हमारे पास कुछ नहीं। मतलब अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, पर मेरी मदर को कुछ लॉस हुआ था, हम जहाँ बिजनेस लॉस था। यस, किसी टाइप के बिजनेस में आपने इन्वेस्ट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था। ठीक है, समझ गए, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी वाले कांड हो और जाते कुछ हैं। गलत लोगों के साथ ही कर दिया था। हाँ ठीक है, वो ले हमसे जाते हमारा हैं। घर गन पॉइंट पे छीन लिया गया। गन पॉइंट पे? Yes, मतलब yes. बकायदा गन लगा के? हाँ, हमारे घर में आके। तो वो फेज ऐसा था, मुझे लगता है कि अगर मैंने वो देख लिया तो मैं सब देख सकता हूँ अब। सर मतलब हमारे पास एक ही बिल्डिंग में 3-3 करोड़ के 2 घर, अगले दिन हमारे पास एक भी नहीं। हमारी सारी प्रॉपर्टी जा चुकी है जो हमने अलग अलग जगह पे खरीद रखी है, बट मुझे अपनी फैमिली पे और अपने पे ये ट्रस्ट था। मुझे किसी में भीड़, हम सब रो रहे हैं घर में बैठ के, तो किसी रिश्तेदार ने बोला कि अब तुम को वापस से 10 साल लग जाएंगे आने में। मैंने अपने उशांक सर के हाथ, मेरे जो, मैं उनको सर बोलता हूँ, मेरे भाई हैं वो, जो बड़े भाई हैं, हाँ, मैंने उनके पैर पे हाथ मारा, मैंने कहा सिर्फ 2 साल, सिर्फ 2 साल चाहिए हमें। और पता नहीं क्या मैनिफेस्टेशन है या पता नहीं क्या है, हम लोग 1 साल में उससे 3 गुना ऊपर है। क्या बात कर रहे हो सर? सर हम उसी घर में बैठे हैं जहाँ पे जो हमने बेचा था, और हमने उसको 25 to 30 लाख रुपये ज़्यादा में ख़रीदा, क्योंकि मेरी फैमिली का मन था कि मुझे वहाँ रहना है, उनको वहाँ रहना है। हम लोग उसी घर में किराए पे थे सर, मेरे सगे रिश्तेदार ने वो घर ख़रीदा हमसे ही, और हमने ही उनको एक्स्ट्रा पैसे दे के वापस ख़रीदा, क्योंकि मेरी फैमिली को वहाँ रहना था। तो मतलब हमने अपनी अकेडमीज़ को नहीं बिकने दिया, उसके अलावा सब कुछ चला गया था हमारा। मतलब बहुत सारे गंदे थॉट्स आते थे कि छोड़ दे इससे पढ़ाना, कि कहीं और चले जाएं, क्योंकि वहाँ बहुत नेगेटिविटी आ गई थी। एक कमरे में अगर सब लोग रो रहे हो सर, मैं पॉजिटिविटी इमेजिन ही नहीं कर सकता, तो टेंशन कितनी हो जाती है सर। लेकिन 2 छुट्टी हो गई, जिस दिन हमारा घर गया वो तीसरा दिन था। तो मेरे घर वाले रो रहे हैं, सब आ रहे हैं, हम 2:30 बजे का टाइम है, 3:15 बजे क्लास है। मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर तीसरी छुट्टी नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें यही बाहर निकालेगा। मैंने अपने भाई को हाथ मारा, हम पढ़ाने चले गए। क्या बात कर हाँ सर, मतलब हम लोगों ने हमारी फैमिली को यकीन नहीं होता सर, हमारे पास एक बलिनो गाड़ी थी, हमको वो भी बेचने की नौबत आ गई थी। मैंने सपने, सर अगेन मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं वापस से उस घर में रह रहा हूँगा, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होगी, हम सब अच्छे हालात में होंगे, मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स के बारे में सोच रहा हूँ। आज मेरी फैमिली कुछ बोल दे तो मैं उनको अगले दिन दिला सकता हूँ। और ये सब पता नहीं कैसे हुआ, शायद मेरी वाइफ का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उसने मुझे यूट्यूब पे आने के लिए बोला। मैं नहीं आ रहा था यहाँ, मुझे लगा था मेरा कंटेंट ऐसा नहीं है, और उसने बहुत फोर्स किया। मैं मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत बिलीव करता हूँ, तो जब उसने 3 बार बोला, मुझे लगा शायद उसने कोई रास्ता दिखाया है। मैंने 3 वीडियोस डाली, उसमें से जो एक आप कह रहे हो उसमें 2 वायरल हो गई थी, और उस पर कमेंट्स बहुत अच्छे थे, तो मुझे लगा ये मुझे करना है। तो सर आपका मतलब ये लेडी लक है कि उन्होंने बोला हो गया। बिल्कुल सर 1 साल में ट्रिपल करना, वो अपनी सारी जीवन की जमा पूंजी हार के। सर मुझे अभी बात है सर मुझे यकीन नहीं होता कि ये कैसे हुआ, मतलब जादू है ये। हाँ ये सर, ये आशीर्वाद है सर, ये क्रेजी बात है। और सर मतलब आपकी हिम्मत है, मतलब मैं नहीं सोच सकता आपका घर कोई छीन के आप गन पॉइंट पे ले जाओ और आप अगले दिन पढ़ा, उसी वक्त उस अगले आधे घंटे में पढ़ाने जा रहे हो सर, ये तो कुछ अलग ही बात है। सर हमारी लाइफ में ना इससे पहले भी बहुत बुरे हालात थे, तो हम लोगों को वो
पता है कि अब बैठ के रोने से क्या होगा। सर अगेन अगर मैं ऐसे बोलूँ, हमारे पास किसी भी चीज़ का कोई प्रूफ नहीं था, हम पीछे हट सकते थे, बट अगेन हमारे कुछ एथिक्स थे। मेरी मदर अगर मान रही है कि देना है तो देना है। हमें बहुत सारे आइडियाज़ आए सर लोगों के द्वारा कि आप अपने घर में हमें बैठा दो और आप हरियाणा आ जाओ, हम संभाल लेंगे सब। बट मैंने कहा क्यों, अगर उन्होंने जेन्युइनली पैसे दिए हैं और मेरे मदर ने जेन्युइनली लिए हैं तो देना हमारा फ़र्ज़ है। अगर मेरे लिए होते, मेरी लाइफ स्पैन की मेहनत उन्होंने ली होती तो मुझे भी देना फ़र्ज़ है, मेरा भी देना फ़र्ज़ है। और हमने सर सोचा नहीं, मतलब सर 3 दिन में सब वापस दे दिया, सब। सर हमारा जो स्टूडेंट है उसके पापा को हमने फ़ोन मिलाया कि हमें किराए पे घर चाहिए, तो उसने बोला क्यों, हमने कहा हमें रहना है। तो वो 2 मिनट तक फ़ोन पे कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि उनके हिसाब से हम किराए पे थोड़ी ना रहेंगे। तो हमने उन्हें जब थोड़ा सा हिंट दिया वो रोने लग गए। मतलब जेन्युइनली बहुत अलग फेस था वो। और उस दौरान सर समझ में आया एक्चुअली कि कौन एक्चुअली में आपका है कौन नहीं। सर मेरी वाइफ ने, मेरी भाभी ने अपनी ज्वेलरी, अपना मंगलसूत्र बेच दिया। तो और उस वक्त समझ में आया कौन पीछे हट गया, कौन एक्चुअली में साथ था। वो सब फ़ोटोज़ यहाँ पे हैं सर। वो लोग मुझे आज बोल दें कि जान दे दो, शायद मैं दे दूंगा। वो लोग मुझे आज बोल दें कि भाई ये करना है, मैं कर दूंगा। तो वो सब इमेजेस हैं। कुछ लोग ऐसे जो जिनके कम पैसे थे लेकिन वो समझ गए कि ये डूब रहे हैं, वो घर आए। सर दिवाली वाले दिन हमारे घर पे थे और उन्होंने मेरी मम्मी को फोर्स किया कि हमें आज ही पैसे चाहिए क्योंकि हम जाएंगे नहीं यहाँ से, शराब पी के आ गए। तो क्या मैं उन्हें जीवन भर भूल पाऊँगा? मैं नहीं भूल पाऊँगा। कभी बदला लेने का मौका आएगा तो शायद लूँगा भी। बट वही पॉइंट है कि ये चीज़ें समझाती हैं कि लाइफ में कौन एक्चुअली आपका है कौन नहीं। ये फेज़ आना ज़रूरी है, इतने बड़े स्केल पे नहीं, बट हाँ आना ज़रूरी है। नहीं सर, मतलब एक फेज़ मैंने भी ऐसा देखा है। मैंने तो बड़ा पब्लिकली ऐसा फेज़ देखा है, आपको भी पता है। हाँ, और मैंने देखा है सर, कौन जो रहा ना मेरे साथ, ये रहा, इसलिए आज यहाँ बैठा है। Exactly. और ये मेरे को रात को फ़ोन करके थैंक यू बोलता है, क्योंकि जब इसके साथ दिक्कत थी मैंने बोला तू सब छोड़, बम्बई से इधर आ जा, मैं तेरे को देख लूंगा। और सर ये तो एक है, मेरे ऐसे भी दोस्त हैं सर जो आप कह रहे हो ना जान दे दूंगा, क्लियर है उस लड़के के लिए ना गोली खाऊंगा छाती पे और मुस्कुराते हुए मरूंगा कि तेरे लिए मरा हूं। क्योंकि तूने जब मेरे को सबने छोड़ दिया, तूने नहीं छोड़ा। तूने तो मेरे को देख के बोला कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू है देख लेगा। उस टाइम पे जादू हो रहा होता है सर, उस टाइम पे भगवान बात कर रहे होते हैं हमसे। जब बुरा वक्त आता है ना, तब अगर एक आदमी आंख खोल ले तो वो भगवान की सुन सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि इतना सच कहाँ जानने को मिलता है, लोगों का, समाज का, जीवन का सच कहाँ पता लगता है। और तो ये तो बात सर, मतलब, और सर आपका एटीट्यूड भी शायद इसीलिए आप टीचर हो, क्योंकि मेरे को लगता है आपके टीचिंग स्टाइल में कोई बहुत हैवी मोटिवेशन और ये सब नहीं रहता है। नहीं, पर आपकी स्टोरी ऐसी है ना सर, तो वो कॉन्फिडेंस निकल के आता है। सर मुझे लोग ये बोलते हैं कि आपके जैसे और टीचर्स आ गए हैं तो आपको डर नहीं लगता? तो मैं हमेशा से बोलता हूँ, एक तो मुझे बड़ा खुशी होती है सर, मतलब मैं ये बहुत प्राउडली कहता हूँ कि इंडिया में यूट्यूब पे जो फेमस टीचर हुआ जिसने एक्सपेरिमेंट कराना शुरू किया वो पहले मैं था। उसके बाद बहुत सारे लोग आए जिन्होंने करना शुरू किया और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। बट वो कहते हैं कि अगर वो आपसे आगे निकल गए तो मैंने उनको बोला कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शायद वो आगे निकल जाएंगे लेकिन देर तक दौड़ नहीं पाएंगे। वो मैं ही कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कैसे मेहनत करनी है। क्योंकि मुझसे पूछता है आप अपने 50s में, अपने 60s में क्या देखते हो, तो मैं पढ़ाते हुए देखता हूँ अपने आप को, क्योंकि मुझे इससे प्यार है। मुझे इससे मतलब एक्चुअली में मेरे लिए एक प्रकार से मेडिटेशन है। मैं जाता हूँ तो मैं आपसे स्ट्रेसफुल ऐसा माइंड लेके नहीं आता हूँ, बल्कि मैं मज़ा, जिस दिन मैं नहीं पढ़ाता उस दिन मैं स्ट्रेस में चला जाता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया पूरा दिन। और सर ये अगेन ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं अब पढ़ाता हूँ, बट ये जेन्युइन। और ये मेरे स्टूडेंट जानते हैं। मेरे बैक में पेन हो गया था, मैंने जिम में कुछ गलत लिफ्ट कर लिया था, जो डॉक्टर ने 7 दिन तक बेड रेस्ट बोला था। मैं अगले दिन पढ़ा रहा था बेल्ट में वीडियोज़ हैं और बच्चों ने बोला कि नहीं, बट मुझे क्योंकि मैं एक दिन घर में बैठ के बोर हो गया। सर आपको सेम चीज़ पढ़ा के बोरिंग नहीं लगता? सर 2 बातें होती हैं। एक तो बच्चा अलग होता है, बच्चों का रिएक्शन अलग होता है, और हम हर बार सर यूट्यूब पे आने का नुकसान क्या है, अब अगर मैंने कोई एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे करा दिया और वायरल हो गया, अब मैं सेम सेटअप अगले साल बच्चों के सामने ले जाऊँगा, वो कहेगा मैंने तो देखा हुआ है। तो मुझे हर साल कुछ नया करना पड़ता है और इसीलिए वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं हर साल हर टॉपिक को नए तरीके से पढ़ा रहा हूँ। जैसे आपने टॉर्क वाली वीडियो देखी? वो मेरी 2 साल पुरानी थी। मैंने लास्ट ईयर सेम टॉर्क वाले वीडियो फट्टे पे बच्चों को चढ़ा दिया। एक फट्टा है, बच्चा चढ़ रहा है उस पर, मैं टॉर्क समझा रहा हूँ, वो भी वायरल हुआ। तो हर साल हम कुछ ना कुछ नए तरीके से चीज़ों को करते हैं, तो इसलिए शायद मैं बोर नहीं होता। या हर साल हम टॉपिक को अलग डेप्थ में ले जाते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ाते हुए बोरिंग फील होता है, जैसे डेरिवेशंस होते हैं और बाकी तो बड़ा मज़ा आता है सर। आपको बोर्ड एग्जाम्स वगैरह के बारे में क्या लगता है? बच्चे इतने पिलते हैं बोर्ड एग्जाम से पहले, इतनी स्ट्रेस रहता है। सर जो एवरेज बच्चा है ना, मुझे लगता है स्ट्रेस उसको आता है क्योंकि वो पूरे साल नहीं पढ़ता और उसको लगता है कि अब मेरे पास एग्ज़ाम आ गए हैं, अब मुझे पढ़ना है। और कहीं ना कहीं
तब इकट्ठा स्ट्रेस आता है उसके ऊपर। तो बाकी मुझे लगता है बोर्ड एग्ज़ाम्स तो बहुत ईजी स्टेप है, आगे तो उन्हें लाइफ में क्या क्या करना है उनको अंदाज़ा भी नहीं है। जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं, वो कितने मुश्किल हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम तो लाइक कुछ भी नहीं है उनके आगे, कुछ भी नहीं है, सही बात है, लेकिन स्ट्रेस पूरा होता है। हाँ, अगेन स्ट्रेस भी ना देखो, एक तो है 2 प्रकार का स्ट्रेस। एक तो है कि बच्चा दिखाता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, बट एक्चुअली वो होता नहीं है। कई बार बच्चा विक्टिम कार्ड भी खेलता है, ये झूठ नहीं है। अच्छा, हाँ, होता नहीं है उसको स्ट्रेस, वो कहता है अरे यार कल एग्जाम, और वो पढ़ भी नहीं रहा है घर पे। और एक होता है जो जेन्युइनली कहाँ पर होता है, उसको सब आता होता है, बट वो कहाँ पर होता है कि यार कल मेरा एग्जाम है, मैं बोर्ड का पेपर पहली बार देने जा रहा हूँ, तो वहाँ उसका परफॉर्मेंस लूज होता है। उसके लिए हम बच्चों से बात करते हैं एकेडमी में, बहुत अलग अलग तरीके से समझाते हैं, उनका मोराल बूस्ट करते हैं। अब अगेन जैसे ये बहुत एजुकेशनल बात हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं, तो बच्चे का स्ट्रेस कम हो जाता है, आदत पड़ जाती है। जब अब लाइफ में मैंने लाइफ में 12 टेडेक्स दिए। क्या बात कर? हाँ जी। अच्छा। तो जब मैं अपनी लाइफ की पहली टेडेक्स देने गया था राजस्थान में, कोटा में, तो मैं अपनी वाइफ के साथ गया था। तो 11 लोग हैं। अच्छा, अब वहाँ पे बड़ी फनी चीज़ हुई, वहाँ पे ना 11 लोग आए हुए हैं टेडेक्स में। तो हर टेडेक्स में ना सबसे पहले ग्रीट करते हैं। हाँ। कुछ देते हैं आपको, बुलाते हैं, नाम होता है। हाँ। तो पहले 10 लोगों को ग्रीट किया जा रहा है, तो ऑडियंस बहुत शांत है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। 10वां आया बंदा एक, वो यूट्यूब इंस्टाग्राम पे कृष्ण जी के ऊपर रील्स बनाते हैं। तो जब वो आए ना तो शोर मचा, ऑडियंस थोड़ा सा पागल हुई। अब मैं आ गया स्ट्रेस में, क्योंकि मेरा लाइफ का पहला है, और अगर यहाँ कुछ नहीं हुआ ना तो मैं मर जाऊंगा, मेरा मोटिव चला जाएगा। सर जैसे ही उन्होंने मेरा नाम लिया ना सर, बच्चे सीट से उठ गए, सीटी बज रही है, पागल हो गई ऑडियंस। ये मैंने रील डाली थी इंस्टाग्राम पे, और मेरा मोराल चला गया बहुत ऊपर। मैं आ गया चौड़ में, ठीक है, पहली टेडेक्स हो रही है इंग्लिश में प्रॉपर। अच्छा। मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है बोलते। लोग पीपीटी बना के लाए सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है, प्रॉपर इंग्लिश में बात कर रहे हैं, पीपीटी बना के लाए, लोग हाथ में लालटेन पकड़ के लाए, थीम बना के लाए हैं, और मैं कोट पैंट के नीचे ऑरेंज जूते पहन गया हूँ। मेरा वाइट फॉर्मल कोट पैंट, ये बताऊंगा इसके पीछे कहानी क्या, क्योंकि मैं घर से निकला हूँ, ट्रेन में गया हूँ मैं, और ट्रेन में तो मैं पजामा, टी शर्ट, जूते फंकी पहन के गया हूँ, ऊपर का कोट पैंट ले गया, लेकिन जूते ले जाना भूल गया हूँ। ट्रेन का सफर। हाँ। तो वहां जाके मैंने कोट पहना, फॉर्मल पैंट पहनी, देखा जूते तो है नहीं, ऑरेंज जूते पहन के गया हूँ टेडेक्स के अंदर, और ऊपर फॉर्मल कोट पैंट और ऑरेंज जूते भी ऐसे फंकी वाले। हाँ, फोटो है इसकी? हाँ, पुल करना इंस्टाग्राम पे आपके। इंस्टा पे होगी, बिल्कुल होगी। हाँ। एक टेडेक्स बहुत पीछे जाना पड़ेगा, बिल्कुल होगी। टू ढूंढ तेरे को मिलती है तो ठीक है, कोई नहीं। टेडेक्स हुआ था मेरा राजस्थान कोटा में। हाँ। तो वहाँ पे पहला आया इंसान, दूसरा आया, सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कुछ एक आध हिंदी में। मैं जैसे मेरा नंबर आता जा रहा है, मैं काँप रहा हूँ। मैं बैकएंड गया, मेरी वाइफ मेरे साथ गई है, उसने कहा आप कर सकते हो, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। मेरा मोराल बहुत गिर गया। मैं तब सिद्धू मूसेवाला को बहुत सुनता था, मैंने अपने मोबाइल में ईयरफोन लगाया, मैंने गाना चलाया। कौन सा वाला? 295। तो मैंने वो गाना लगाया, मैंने कहा भाई ये तो अब तो मैं फाड़ दूंगा। अच्छा, मैं स्टेज पे बैकएंड पे गया, उन्होंने मुझे बोला कि ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, पूरी गाइडलाइन का पर्चा दे दिया। मैं स्टेज पे जैसे गया हूँ, मैं सब गाइडलाइन भूल गया। मेरी 22 मिनट की टेडेक्स थी सर, मैंने वहाँ पे फाड़ दिया, और मेरी अपलोड हुई है 12 मिनट की, क्योंकि 10 मिनट मैंने ऐसा बोला जो गाइडलाइंस के खिलाफ था। क्या बोल दिया? और मतलब जैसे मैंने वहाँ पे किसी और प्लेटफॉर्म का नाम ले दिया, या मैं अच्छा वहाँ पे ऑडियंस को पहले बोला गया कि कोई ताली नहीं बजाएगा, तो मैं सबसे पहले स्टेज पे गया, मैंने कहा जिसको ताली बजाने का मन है वो बजाएगा। भाड़ में गई अपलोड होती है कि नहीं होती, मैंने ऑन स्टेज बोला सर ये कि भाड़ में जाइए, अपलोड होती है कि नहीं होती, जिसको ताली बजाने बजाए। और वहाँ सबसे पहले वहीं क्रेजी हो गए लोग। मतलब सर उसमें एक और सीन भी हुआ बहुत खतरनाक। तब लीगल एक्शन भी होने वाला था मुझे। हाँ, ये देखो सर, जूते देखो आप मेरे, इतने बुरे नहीं लग रहे भाई। हाँ, बट सर ये अभी इसमें रंग ये बहुत ब्राइट ऑरेंज है। अच्छा, बहुत ब्राइट ऑरेंज है। ये यहाँ दिख नहीं रहा है। और स्टाइल लग रहा है, स्टाइल लग रहा है सर। तो इसके ऊपर एक मैडम वहाँ पे फैशन डिजाइन वाली आ रखी है। जब मेरी टेडेक्स हो गई पूरी, तो आफ्टर पार्टी हुई वहाँ। तो मेरी वाइफ को मैडम बोलती हैं, ये जो आशु सर ने ऑरेंज जूते पहन रखे हैं ना, सिर्फ ये पहन सकते हैं, कोई और पहनेगा तो गंदा लगेगा, इन पे कूल लग रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे बातें कूल की हैं। सही बात है। और वो सब तो इसमें कट गई हैं। सही बात है। तो मैंने वहाँ पे मतलब टेडेक्स के अंदर बहुत सारी अजीब बातें करी। बट हाँ, मुझे कभी कभार लगता है कि एक जैसे अभी हम लोगों ने कुछ बातें करी हैं, मुझे लगता है लोग कैसा इसको लेंगे, क्योंकि लोग ना टीचर के लिए एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं कि टीचर ऐसा होता है, टीचर वैसा होता है।
पर मुझे नहीं लगता टीचर का कोई स्टीरियोटाइप होता है। टीचर तो कैसा भी हो सकता है। आपके लाइफ में आपको बहुत सारे प्रकार के अलग अलग टीचर्स मिले होंगे। क्या आपको कोई लाइफ में फ्रैंक टीचर्स नहीं मिले? मिले हैं सर, बहुत फ्रैंक टीचर मिले हैं। वही तो, उन लोगों को शायद मिले नहीं है कभी, जिसकी वजह से वो लोग जज करने लग जाते हैं। ऐसा है। बिल्कुल सर देखो ऐसा है। हाँ, मैं आपकी बात पूरी समझ रहा हूँ। मेरे सर एक बहुत फेमस कहानी है। मेरे एक इकोनॉमिक्स के टीचर होते थे स्कूल में, बहुत बढ़िया टीचर थे। तो हमें ना 11वीं क्लास में आते ही पता लगा कि आप गाली दे सकते हो टीचरों के सामने और ये कुछ नहीं कहते। मतलब आप इतने बड़े हो गए हो कि अभी मारेंगे नहीं। तो एक दिन ना, ये मेरे को पता कैसे चला, बहुत क्लास में शोर हो रहा है तो वो सर हमारी तरफ चल के आ रहे हैं। मैं बोला सर देखो ना सर, और मैं ऐसे ना बोलता चला गया। तो सर ने मेरे को देखा, कहते कल असेंबली में खड़ा करूंगा, वहां बोल के सुनाना। ठीक है, तो ना वहां एक चीज खुल गई और उन सर को भी समझ आ गया कि हमसे उल्टी बात बोलो बच्चे बहुत हंसते हैं। तो हम उनके साथ फुटबॉल खेला करते थे। हर सैटरडे को टीचर्स वर्सेस स्टूडेंट्स फुटबॉल मैच होता था हमारे स्कूल में। तो टीचरों की टीम आती थी, सब मतलब 50-55 और बहुत बढ़िया खेलते थे वो। तो वो फ्रैंक टीचर ने, उन्होंने और 2-3 और भी थे ऐसे जिन्होंने हमारा काफी ना वो खोल दिया कि यार इंसान है, इतना डर के नहीं रहना। पर आपकी भी सर स्टूडेंट्स को ये सब प्रॉब्लम होती होंगी, नशे ये सब सर, आप एड्रेस करते हो? मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं उनको समझाने के लिए। अगेन एक वीडियो में मैंने लाइटर दिखाया था, और मैंने लाइटर दिखाया थर्मल प्लेट्स को दिखाने के लिए। तो लोगों, अच्छा अब उसमें क्या फ़नी हुआ, मेरा मोस्ट वायरल मीम है वो, जो ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान सब ने यूज़ किया हुआ है। उस मीम में क्या है कि मैं लाइटर को ना जला रहा हूँ तो वो जल नहीं रहा, तो उसकी फ्लेम बहुत छोटी है। तो एक बच्चा बोला कि सर फ्लेम बढ़ा लो साइड से। मैंने बोला अरे तू पकड़ा गया, ऐसे करके बोला मैंने। ठीक है, तो बच्चों वो मैंने वीडियो पोस्ट करी, मुझे लगा था फ़नी है। तो लोगों को लगा कि मैं लाइटर प्रमोट कर रहा हूँ, स्मोकिंग प्रमोट कर रहा हूँ। ऑल्दो मैं स्मोक नहीं करता, मैं ड्रिंक नहीं करता। तो मैंने को लगा कि यार मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी होगी। अब इसके ऊपर एक बड़ी फ़नी कहानी ये है कि क्योंकि मैं स्मोक नहीं करता तो मैं सिगरेट कहाँ से लेके आऊँ, और मैं यूट्यूब पे फेमस हो चुका हूँ। तो मैंने अपने ब्रदर से बात की, उन्होंने कहा भाई देख, अकेडमी के पास से, घर के पास से तो नहीं ले सकते क्योंकि बच्चे देख लेंगे। स्कूटी पे बैठे हम, मैं पीछे हूँ, सर आगे। हम अपने घर से बहुत दूर गए, एक शॉप पे गए। मैंने कहा भैया सिगरेट दे दो। कहते कौन सी? मैंने कहा भैया कोई भी दे दो, मेरे को तो वीडियो बनानी है। मैं सिगरेट ले रहा हूँ, एक बंदा आया वहाँ पे, कहता अरे आशु सर आप भी नहीं, उसने कहा अरे आशु सर। मैंने कहा भाई देख, मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, देख ये मैं इसलिए ले रहा, ये कॉन्डम ये इसलिए नहीं लिया है मैंने ताकि मेरे को यूज करना पड़े, इसमें वीडियो बनानी है मेरे को। नहीं वो तो घर पे रहता है मेरे। तो वहाँ पे वो सीन हुआ, क्रिएट हुआ। हाँ। फिर मैं लेके आया। अच्छा, अब अगेन मुझे लगा कि क्या क्लास में सिगरेट लेके जानी चाहिए। फिर मैंने अपने आप को हिम्मत दी। ये बहुत इनिशियल हमारी मोस्ट वायरल वीडियोस में से एक है ये। मैंने इंस्टाग्राम पे पिन भी कर रखी है। तो मैंने वहाँ पे सिगरेट के बैड इफेक्ट्स को दिखाया, और उस बैड इफेक्ट, वो वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई, उसके रीट्वीट्स इतने हुए, ट्विटर पे चली गई वो, और मोदी जी को ट्वीट किया गया कि आप उनको बोलो कि जो वीडियो दिखाई जाती है मूवी से पहले कि स्मोकिंग, इसमें ये भी दिखाएं। भाई एक बार दिखाइए, खोलिए वीडियो। हाँ। बहुत फटी वो वीडियो। उसका कंप्लीट वीडियो भी था, उसका शॉर्ट, और वो वीडियो क्वालिटी इतनी गंदी हुई कि हम बहुत पुराने थे। ठीक, कैमरा हिल रहा है, ऑडियो बेकार है, बट वो वीडियो बहुत फटी। तो ऐसी मुझे बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ी उनको समझाने के लिए कि भाई मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए तो ये बहुत गंदी चीज़ है। और कभी कभार हमारे मन में बहुत वियर्ड ख्याल आते हैं और हम वो शूट भी कर देते हैं, फिर हमें लगता है हम नहीं डालेंगे ये। जैसे एक बार मैं और मेरा एडिटर, हम लोग कहीं जा रहे हैं, मेरे मन में सवाल आया कि अगर स्मोकिंग नाक से की जाए तो क्या ये लेस हार्मफुल होगी या ये मोर हार्मफुल होगी? जैसे आपका क्या कॉल है इस पे? मोर होगी सर, मोर होगी। हाँ, तो मुझे साइनस वगैरह सब फंसता हुआ चला जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो ये जलता भी बहुत है, जलेगा भी बहुत। एक मिनट, वो तू इनकी इंस्टाग्राम पे जाना सर के। हाँ, वैसे नीचे है वीडियो, पर ये नीचे वाली मतलब ये कंसेप्ट है कि इसमें हमने क्या किया, एक बॉटल के ऊपर सिगरेट लगा दी, बॉटल में पानी भरा हुआ है। हाँ। बहुत पुरानी वीडियो है ये, दिख ही रहा होगा आपको। हाँ। और हमने बॉटल में छेद कर रखा। अच्छा, यहाँ पे एक बच्चा बोला कि सर ये तो छोटी गोल्ड है। हाँ। तो मैंने बोला बेटा तो पीछे करो। हाँ, ये बड़ा फनी है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक सिगरेट लगा रखी है मैंने। बच्चों आप लोगों ने देखी है कभी ये? कहीं आपको पता ना हो बच्चों ये क्या होता है? छोटी गोल्ड है, कौन बोला? एक बार इसको, इस बच्चे को फोकस में लेना। ये व्हाइट शर्ट वाला था ना, क्या कह रहे? छोटी गोल्ड है, छोटी गोल्ड है। ये वीडियो इसके पापा को भेजी जाए, पापा इसकी छोटी गोल्ड तोड़ेंगे। अरे यार लाइट, एक और मोमेंट।
तो इसमें से अब धुआं पानी में गिराऊंगा तो अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, हाँ। सारा धुआं इस अंदर बॉटल में जाएगा। इकट्ठा हो जाएगा। हाँ। फिर मैं इसके कैप पे एक टिश्यू पेपर लगाऊंगा, हाँ फिर इस सारे धुएं को टिश्यू पेपर से पास कराऊंगा, हाँ। तो उस पर सारा तार इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा वो लास्ट में अगर हम जाएं, ये ऐसे धुआं इकट्ठा हो रहा है, हाँ ठीक है। फिर मैंने फूंक मारा। अच्छा मैं स्मोक नहीं करता तो मेरे लिए ये भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं घर पे 3-4 बार ट्राई कर चुका था हाँ और मुझे बहुत अजीब सा भी फील हुआ, हाँ पर मुझे करना था बच्चों के लिए। ठीक ठीक। तो यहाँ ये देखो, यहाँ से अच्छा एक आध बार मैंने गलती से सांस भी ले ली अंदर, भाई तो नशा हो गया होगा, मतलब बहुत अजीब फीलिंग थी। वो हिट करता है सीधा दिमाग हाँ। में। हाँ हाँ तो यहाँ से अब टिश्यू पेपर से ना धुआं बाहर आ रहा है, हाँ। और अच्छा जैसे ही मैं इस टिश्यू पेपर को खोलूंगा, ये भाई आपने एक्सपेरिमेंट खुद डिजाइन किया है? सर ये वाला मेरा नहीं, अच्छा ये आपका नहीं, ये नहीं मैंने है। कहीं देखा है, हाँ मैं इंस्पायर था। लेकिन इसके ऊपर हमने बहुत मल्टीपल और वीडियोस बनाई जो हमारे खुद के आइडियाज, जैसे बीड़ी AQI मीटर पे दिखाया कौन ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है एनवायरनमेंट में। कौन सा है, बीड़ी की सिगरेट? सिगरेट, हाँ जी। तो ये एक सिगरेट से, तो ये जब वीडियो गई तो लोगों को लगा कि हाँ यार, मतलब ये तो बहुत अच्छी नॉलेज दे दी सर ये तो ने। बहुत रियल चीज है सर, देख के पता लगता हाँ, है। हाँ अब यही है ना, जैसे झूठी फिर भी नहीं है। सर मैं आपको बताऊं, मैं एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी के इवेंट पे हूँ, हाँ और वहाँ के टीचर मुझे बोल रहे हैं कि सर क्या वीडियो बनाई आपने? मैंने कहा हाँ यार थैंक यू। कह रहा मैं उससे एक बात सीखा। मैंने कहा क्या? कहता सिगरेट के आगे टिश्यू पेपर लगा के पियो, तो और मतलब वो तार वही रह जाएगा। हाँ। तो मैंने कहा मतलब आप समझे, वो वीडियो को गलत डायरेक्शन में ले रहा है। सर वो पता है, वो आदमी आज से बीड़ी से सिगरेट का जो एवोल्यूशन हुआ है ना, वो सिर्फ वो पकड़ पाया है कि फिल्टर लग सकता है। उसका दिमाग सिर्फ इतना दूर गया सर, वो टीचर का कह रहा है वो कह रहा है कि सिगरेट पीना। अरे भाई फिल्टर कहते हैं सर उसे, फिल्टर छोटी गोल्ड। अच्छा इन फिल्टर वाले उसमें भी होता है ये? हाँ होगा ही सर। हाँ, 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 फिल्टर में कम होगा, बीड़ी में और ज्यादा होगा। बस यही तो तभी तो लगते हैं फिल्टर, कहीं में डबल फिल्टर लगते हैं। अच्छा। तो मेरे को इतना क्यों पता है, मेरे को ये सब नहीं पता। कहीं में सर बर्स्ट होता है, हम भी जवानी जिए हैं। हाँ बस मतलब सर उसमें ना वो क्या करते हैं, फिल्टर के अंदर एक बॉल डाल देते हैं, उस बॉल को प्रेस करने से फ्लेवर आ जाता है। ओह, तो वो फ्लेवर मतलब आपको धुएं का फ्लेवर नहीं आता। अच्छा एक स्टैंड अप कॉमेडी आइस बर्स्ट, मैंने वर्ड सुना था कि मेरे 2 आइस बर्स्ट वेस्ट हो गए। अच्छा अब मैं समझा हाँ, उसको। तो आइस का फ्लेवर आ जाता है। अच्छा अच्छा। लगता टेस्ट फिर भी बहुत गंदा आता है उसका, क्योंकि धुआं प्लस आइस कोई अच्छा टेस्ट थोड़ी है। पर सिर्फ धुआं नहीं है। तो इन वीडियो से मैंने अपने बच्चों को सिखाया वेप। मेरा एक क्लास का बच्चा मेरा स्कूटी पे क्लास के नीचे आया, मैं नीचे था, अक्सर मैं नहीं रहता हूँ बट मैं उस दिन था, तो वो वेप मारता हुआ आया, उसको लगा कि बहुत कूल है। फिर मुझे इसके ऊपर वीडियो मुझे उसने लगा कि मैं वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने वीडियो बनाई। अब उसने छोड़ा नहीं छोड़ा, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि मुझे लोगों को दिखाना था कि इसके कितने नुकसान हो सकते हैं। सर सीरियस नुकसान है वेपिंग के, अंडर डिस्कस्ड है, कोई बात नहीं करता। फिर क्या है सर, सिगरेट तो लोगों ने बैन कर दी पब्लिकली कि अब आप मेट्रो में नहीं पी सकते या क्लास में नहीं पी सकते। वेप पता ही नहीं लगना, वेप पता ही नहीं लगना। मैंने वेप छोड़ा है, मेरे को पता है सर सिगरेट छोड़नी ज्यादा आसान होगी पक्का। शिट, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। हाँ। और सर पता है क्या है, अच्छा एक सिगरेट में 20 सिगरेट होती हैं एक डिब्बे में, ठीक है। वो 20 सिगरेट पीने में लड़का या लड़की 2, 4, 5 दिन लगा देगा। बहुत कम लोग हैं जो एक दिन में एक डिब्बा या उससे ज्यादा पी सकते हैं। पर वेप क्या है सर, मान लो उसमें उतना ही निकोटीन है, वो इतना आसान है, आप एक दिन में खत्म कर जाओगे। और ये मैंने अपने साथ होते हुए देखा है। मैंने छोड़ा है बहुत मुश्किल से, मेरे को पता है क्या मुसीबत है वेप। सांस भारी हो जाती है। सर इसका एक बहुत गलत एक्सपेक्ट बताऊं मैं आपको। जैसे सिगरेट्स हैं, अगर ये बन रही हैं तो इन पे रेगुलेशंस होंगे, बिल्कुल है, क्योंकि इनका बनना तो लीगल है, बिल्कुल बट वेप तो इलीगल है। नहीं। हाँ बिल्कुल। अब अगर वो इलीगल है तो वो इलीगली बन रहा है और इलीगली इंडिया में आ रहा है, तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। अब उसमें क्या डल रहा है, क्या वो कोई चीज़ अच्छी है बुरी है? अब सिगरेट है, उसमें वो कह रहे हैं कि भैया एक्स चीज़ डाल रहे हैं, हाँ ये हानिकारक है, बट क्या पता वेप में और हैबिचुअल होने के लिए कि लोगों की लत लग जाए, क्या पता YZ भी डाल रहे हो। और अगेन क्योंकि उसके ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं है, तो ये तो और ज़्यादा खतरनाक हो गया। सर पत्ते फूक लो, मतलब मेरा पॉइंट ये पत्ते ही है। तंबाकू तो वेप में चाइना में बने हुए केमिकल बन रहे yes, हैं yes, yes. और वो एक एलिमेंट से जल रहे हैं हाँ। ताकि वेपराइज हो। मतलब क्या हो रहा है किसी को नहीं पता सर। और जब सिगरेटें भी आई थी ना बहुत साल पहले, तो लीगल हुआ करती थी। 1970s में लोगों को समझ में आना शुरू हुआ, यार इससे तो कैंसर कुंसर हो रहा है। तो 80s तक आते आते रेगुलेशन आई है। यस, तो पहले 30 साल तो लोग गए ना, टाटा बाय बाय हो गया उनका। इसमें भी ये पहले 20-30 साल के जो बलि के बकरे हम हैं। और मतलब शुरू में ना सर, जब मैं अमेरिका था, जब ये तो इंडिया में भी नहीं आया था, तो ये कूल था हाँ, तब मेरे बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। पकड़ लिया। फिर पकड़ने के बाद यार मैं और मेरे दोस्त कह रहे हैं थकावट सी रह रही है, पूरा दिन पानी पीने का मन करता है, ठीक है, और ये बार बार खत्म हो जाता है, खर्चा बढ़ रहा है, छोड़ नहीं पा रहे। बहुत मुश्किलों से छूटता है सर वेपिंग, बहुत। 1 साल मैंने करी होगी दबा के, बहुत मुश्किल से छूटता है। मतलब साइंटिफिकली बनाया गया था कि लोग स्मोकिंग छोड़ सकें, हाँ, क्योंकि निकोटिन फ्री आते हैं जो, बट वो गलत डायरेक्शन में चला गया। और एडिक्टिव होता है ये। उसको ना कंपनीज ने बहुत फैंसी बना दिया, लाइट जलती है अंदर,
फ्लेवर फ्लेवर्स होते आते हैं, हाँ, तो वो लोग और अट्रैक्ट होते हैं। और जैसे उससे। बच्चे सर वो नहीं होता खिलौने पकड़ लेते हैं बचपन में, मेरी रिमोट कंट्रोल गाड़ी, मेरा नया लंच बॉक्स, ये वो वाली बात हो सर जाती है। अनबॉक्सिंग वीडियोस बनी हुई हैं यूट्यूब पे वेपिंग की सर, ये इसकी ये देखो मैं ये वेप, सर आपने देखी नहीं क्या? नहीं। लोग उसमें छल्ले बना रहे हैं, नाक से ले रहे हैं। अनबॉक्सिंग वीडियोस हैं कि मार्केट में ये वेप आया है, इंडिया की नहीं है, हाँ बाहर के लोग हैं, ऐसे नाक में छेद वेद ऐसे लोग, और उनको ने वीडियोस बना रखी हैं अनबॉक्सिंग कि ये ऐसा है, इसमें ये फ्लेवर है, मतलब मेरी पता है छुट्टी कैसे थी सर, मैं एयरपोर्ट से ले जा रहा था, पकड़ लिया एयरपोर्ट वालों ने, फेंक दिया डस्टबिन में। अब मेरी फ्लाइट है 15 घंटे की, और आदमी जो नशे का आदी हो चुका है उसके पास है नहीं, वो वहां छूटा, मैंने खरीदा ही नहीं। बहुत और बढ़िया। अब मेरे दोस्तों के पास भी होता है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर ब्रेकअप के भी किस्से आते होंगे आपके पास, दबा के बच्चों के, हाँ, हार्ट सर, ब्रेक के बताते होंगे सर बहुत आते हैं स्मोकिंग के और ब्रेकअप्स के। क्या बताते हो लोगों को ब्रेकअप के टाइम पे? सर देखो क्या होता है ना कि कई बार ऐसा भी अगेन मेरी लाइफ में भी कभी ना कभी तो हुआ ही है ये, तो मैं हमेशा उनको इम्पोर्टेंस लाइफ की समझाता हूँ, क्योंकि जब बच्चा उस दौरान होता है ना तो वो एक्चुअली सुनता है चीज़ों को कि वो किस फेज से गुजर रहा है। सर मैं आपको एक अगर छोटी सा किस्सा सुनाऊँ, हमारी क्लास में 12th क्लास की बच्ची, मैं बेट लगा सकता था कि वो बच्ची टॉपर होती है। हमारी 2 जुड़वा बहनें थी, उनमें से एक थी वो टॉप मारती, 95 प्लस कहीं नहीं गए, हमारे बैच की टॉपर होती। अगस्त सितंबर अक्टूबर ऐसा हुआ, रिलेशन में आ गई। जो लड़का था उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, उसने दिसंबर जनवरी के टाइप्स ब्रेकअप कर दिया। वो लड़की इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गई उस ब्रेकअप की वजह से, इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गई अपने थॉट्स को लेके कि वो पास मुश्किल से हुई। क्या बात कर रहे हो? तो मैं हमेशा से बच्चों को वो एग्जांपल देता हूँ कि वो लड़की, अच्छा अब लड़का तो कहाँ है, मैं ये नहीं कह लड़के की गलती है, नहीं, ठीक है, हाँ। मैं कह रहा हूँ कि उसने वो शायद टाइम गलत चुना या सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि उसका भविष्य खराब हो गया, उसको अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, आज वो स्ट्रगल कर रही है जॉब्स के लिए। तो अगर एक ऐसे एग्जाम्पल जब सेट किए जाते हैं बच्चों के सामने तो कहीं ना कहीं, अब अगेन ये किसी के हाथ में तो है नहीं, तो हमेशा से मैं बोलता हूँ बेटा ज़्यादातर लोगों से बात करो, इसमें भी कुछ भलाई छुपी होगी, इन अ पॉजिटिव वे मोड़ना पड़ता है उन बातों को। बहुत सारे केसेस हैं सर, बच्चे अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेते हैं, 1-1 2-2 घंटा बाहर नहीं आते। अगर मैं आपको अभी एक किस्सा सुनाऊँ लेटेस्ट, तो हमारी अकेडमी के अंदर एक बच्चा और एक लड़की क्लास के दौरान एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे थे बेंच के नीचे से टीचर की निगाह नहीं जाती, पर हमारे जो रिसेप्शन पे एक लड़की बैठती है वो कैमरा की फुटेज रेगुलरली देखती रहती है। उसने देखा, उसने वो वीडियो निकाल के हमारे जो कोर ग्रुप है उसमें भेज दी। वो बच्चा उशांक सर से पढ़ता था। उशांक सर ने उनके पेरेंट्स को बुलाया और बच्चे के बारे में समझाया कि बेटा नहीं होना चाहिए, ऐसा 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 करके। बच्चा अपने पेरेंट के साथ घर जा रहा है। घर कितना दूर है, शायद 200 मीटर दूर है, और गली से यहाँ से भाग गया। मतलब मम्मी के साथ हैं और मम्मी घर में है, बच्चा नहीं है, भाग गया। मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर पे था, उशांक सर को कॉल आता है कि बच्चा घर नहीं पहुंचा है। मेरे ब्रदर हैं, हम लोग बहुत ही पास डिनर कर रहे थे कि रेस्टोरेंट में, वो स्कूटी पकड़ते हैं, उठाते हैं, उनके वहाँ जाते हैं, देखते हैं कहाँ है बच्चा, नहीं है। अगले दिन सुबह वो घर वापस आता है। सर इमेजिन दैट कि अगर वो कुछ कर लेता। सही बात है सर इमेजिन। तो अगेन हमने इतने, उसकी मम्मी तो कह रही थी कि इसको 2 चांटे मारने चाहिए थे, तो हमने उस दौरान बोला आप इमेजिन करो अगर हमने 2 चांटे सच में मारे होते तो वो क्या कर लेता। जब आता ही नहीं वापस, जब सिर्फ ये बोलने पे कि बेटा प्लीज आज के बाद मत करना, हाँ, ये हो गया, हाँ। तो चांटे मारने पे क्या होता। तो ये बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। बिल्कुल सर, हमें पता है वो प्यूबर्टी की एज में होते हैं, उनका एड्रेनलाइन रश सबसे ज़्यादा होता है, वो कुछ भी स्टेप ले सकते हैं। पहली बार टेस्टोस्टेरोन आ रहा है सर, पहली बार टेस्टोस्टेरोन नहीं, मतलब मास्टरबेशन डिस्कवर कर रहा है, बहुत चीजें हो रही होती हैं सर उस टाइम पे। बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से डील करना पड़ता है, दोस्त बनना पड़ता है उनका, उनको समझाना पड़ता है, कभी कभार झूठ बोलना पड़ता है कि भाई हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है, हम भी इस फेज से निकले, टेंशन मत ले, मुझे रात को 2 बजे कॉल कर, तुझे टेंशन है तो। एक लड़की का सर मेरी नई शादी हुई थी, एक लड़की का मेरे पास फ़ोन आता है, फ़ोन पर रोने लग जाती है वो। तो मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ, मैं अपनी वाइफ को फ़ोन देता हूँ, वो भी एक टीचर है हमारी एकेडमी में। वो उससे बात करती है, वो कहती है कि नहीं आप मेरी सर से ही बात कराओ। मैं बात करता हूँ, वो रोती है, कहती है मेरा ब्रेकअप हो गया। सर मुझे पहले बात तो समझ नहीं आया कि उसने मेरे पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया। मुझे बताया तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मेरा बच्चों के साथ ऐसा बॉन्ड है। मैंने उसको समझाया रात को, उसने कहा पेरेंट्स को मैं बताना। मैंने कॉल बैक किया उसके फादर को, मैंने कहा देखो मैं आपको बता रहा हूँ, वो अंदर कमरे में बैठ के रो रही है, बट प्लीज़ आप ये मत बताना कि मैंने बताया, क्योंकि उसका ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा। उसके फादर ने बहुत अच्छे से हैंडल किया, हमने बहुत अच्छे से हैंडल किया, बहुत अच्छा रहा सब। मैं उस वक्त उसे डांट देता कि बेटा तेरी उम्र है, ये पागल है क्या। उसने कितनी उम्मीद से मुझे फ़ोन किया होगा। सर सोचो, समझेंगे सर कितनी बड़ी बात है कि कोई समझेगा मेरी बात। सर रात को आई गेस 12-1 बज रहा होगा, ज़्यादा भी लेट हो सकता है, एक लड़की
एक टीचर को, मेल टीचर को फ़ोन करके अगर वो इस चीज़ के बारे में बात कर रही है तो मुझे लगता है वो मुझसे कोई सॉल्यूशन चाहती है, मुझसे वो चाहती है कोई उसकी सुने। शायद उसके पेरेंट्स सुनने वाले, मुझे नहीं पता सर, डर भी लगता है पेरेंट्स को। हाँ बिल्कुल सर। तो मुझे जब भी मैं आज इंस्टाग्राम पे उस लड़की को देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से वो सिचुएशन को हैंडल किया। अगर मैं डांट देता, मैं उसके पेरेंट्स को बोलता जाओ गेट तोड़ो और उसको समझाओ क्या कर रही है पागल लड़की, तो शायद वो कोई और मोड़ ले सकता था। बिल्कुल सही बात है सर। मतलब मैं अब 28 का होके मुड़ के, जैसे मेरा भतीजा है 15-17 का है, वो अगर ये हरकत करेगा मैं से बोल सकता हूँ सुन तू बेवकूफ़ है। पर मैं 15-17 का था, मेरे दिमाग में भी खुमार आया हुआ था। मैं भी घर वालों से छुप के फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, मैं अपने फेसबुक पे DM कर रहा हूँ उस टाइम पे, आप समझ रहे हो, पोकिंग चल रही है। और मतलब वो ना एक आपकी अपनी दुनिया बनती चली जाती है कुछ टाइम के लिए। पर आदमी काफ़ी कुछ गवा सकता है इस प्रोसेस में, वो जवानी के खुमार में। दूसरी तरफ बात ये भी सच है कि सर आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस टाइम पे आप कैसे बोल दो किसी बच्चे को कि यार तेरे को प्यार ना होए। वो क्लास में बैठे बैठे उसके मन में पहला नशा, पहला खुमार चल ही रहा होता है। सर ये तो प्यार की बात है। मैंने टीचर्स को इस पे डांटते हुए देखा है कि तुझे क्लास के बीच में सूसू कैसे आ गया। एक बच्चा कहता है सर मैं, बेटा क्लास चल रही, आप तो मुझे क्या करे वो? अरे उसका इस पर क्या कंट्रोल है। और मतलब आप मुझे बताओ, वो बच्चा ऐसे टीचर से बहुत दूर की बात है वो ब्रेकअप के बारे में बात कर ले, वो तो डाउट भी नहीं पूछ पाएगा। जिसकी टीचर ने क्लास में बेइज्जती कर दी कि भाई तेरे को इसी वक्त सूसू आया है, कितना पानी पी के आया है। मतलब बहुत अगेन हमने शुरुआत में भी बात की थी कि कई टीचर्स बच्चे के लाइफ को पॉजिटिव वे में बदल सकते हैं तो नेगेटिव में भी बदल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये एक बड़ी ट्रिकी टेरिटरी होती है। 14 से 18, 19 तक थोड़ी ना सेटलमेंट होनी शुरू हो जाती है। वो कॉलेज वाले ज़्यादा दुनिया देखता है, कह रहा है भाई पागल नहीं होना। पहला ब्रेकअप हो जाता है तो लोग समझ जाते हैं भैया ये मामला टक्कर का है, ठीक है, यहाँ खराबी हो सकती है। और ऑडियंस भी हमारा तो सारा बच्चा इसी एज का है ना, बहुत सेंसिटिव एज का है, 14 से 18। नॉट जस्ट बायोलॉजिकली, एक तो बायोलॉजिकली 50 चीज़ें हो रही हैं, फिर आप बड़े हो रहे हो, आपके लाइफ के सर्कमस्टेंस चेंज हो रहे हैं। वो सेंसिटिव एज रहती है सर, मेक और ब्रेक एज है। जो आप हैंडल कर रहे हो ना वो बहुत सेंसिटिव एज है, ये बात तो है। और इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिगरेट पीता हुआ दिखना नहीं चाहिए, खरीदता हुआ। हाँ सर, खरीदता हुआ नहीं दिखना चाहिए। सर मैं कह तो रहा हूँ, एक बच्चे, मैं जामा मस्जिद आप जानते हैं एरिया जी, मैं वहाँ पे नॉनवेज खाने गया। एक बच्चे, मुझे नहीं पता कौन था, बच्चा था कौन था, उसने मेरी वीडियो बना दी ऊपर से, मैं फैमिली के साथ हूँ सर। उसने मेरी वीडियो बना दी, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है अल जवार, मैं वहाँ था, उसने मेरी वीडियो बना दी और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी कि आशु सर ईटिंग नॉनवेज। अच्छा सर मुझे कमेंट खोलते हुए डर लग रहा था। जब मैंने कमेंट खोले मेरे को समझ में आ गया मेरी ऑडियंस कितनी प्यारी है। उसने भाई साहब उसकी धज्जियां उड़ा दी कि तू किसके प्राइवेट प्लेस पे घुस गया, तू उस रेस्टोरेंट में क्या करने गया था, तू क्या कर रहा था, दूसरों को डांट रहा है। तो इतने अच्छे कमेंट थे वहाँ। तो मुझे लगा कि जिसको कुछ नेगेटिव करना है करेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हाँ, हमें सोचना पड़ता है सर, बहुत सोचना पड़ता है। मेरी वाइफ को ना बहुत शौक है व्लॉगिंग का, उसका एक व्लॉग चैनल भी है। बट अगेन मैं बहुत बोलता हूँ उसको, वो कहती है कि अगर हम व्लॉग में ही ये सब नहीं डालेंगे तो क्या डालेंगे। तो मैं उसको बोलता हूँ कि पहले हम टीचर हैं, उसके बाद हम ब्लॉगर। अगर आपको शौक है तो आप उसके बात करो। जैसे उसको बड़ा शौक है कि हम खा रहे हैं तो उसके बारे में डिटेल बताएं। अब हम गोवा गए, हम लोगों ने बहुत कुछ नॉनवेज खाया, पर मैं उसको हमेशा मना करता हूँ कि वो मत पोस्ट कर, क्योंकि अगर किसी को बुरा लग रहा है और हमारी ऑडियंस है तो ठीक है, नहीं डालते हैं। ठीक बात, ठीक बात। कितना टाइम हो गया हमें? 1:30, 1.5 घंटा हो गया सर, पता चला आपको? बिल्कुल नहीं सर, तो हमारी क्लास भी बढ़िया है फिर। बहुत अप्रूव्ड है सर, आशु का अप्रूव्ड क्लास है हमारी। बहुत बढ़िया सर। आपके पास कोई सवाल, कोई टिप्पणी हमारे लिए, कुछ हम बेहतर कर सकते हो, कुछ हमसे कमी हो गई? सर मैं आपको सच बताता हूँ, अगर आप अपना DM खोलोगे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने आपको आज से शायद 1 महीना पहले मैसेज किया हुआ है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैंने अब तब किया जब हमारी आपस में बात शुरू नहीं, क्योंकि मैंने आपके पॉडकास्ट देखे और मुझे वहाँ पे ये रियलाइज़ हुआ कि पॉडकास्ट एक्चुअली में ऐसे होने चाहिए जहाँ पे इंसान, सर मैंने अपनी लाइफ में बहुत पॉडकास्ट दिए हैं और अब मैंने देने बंद कर दिए हैं, क्योंकि हर जगह सेम बात, आपकी लाइफ जर्नी क्या रही, ये क्या रहा, वो क्या रहा। और मैं सबसे ज़्यादा इंप्रेस आपके कौन से पॉडकास्ट से हुआ, जो वो स्टैंड अप कॉमेडियन आए थे सिख, जसप्रीत सर। अच्छा, जसप्रीत सर, हाँ जसप्रीत भाई। मैंने जब पॉडकास्ट खोला तो मुझे जेन्युइनली लगा था कि वहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी की बात होगी। सर आधा घंटा बीत गया, 45 मिनट बीत गए, करण औजला और सिद्धू मूसेवाला, जैज़ी भी, मेरे को उनकी एक अलग साइड, मैं उनको एक बार एयरपोर्ट पे मिला था तो मुझे उनकी एक बहुत अलग साइड देखने को मिली। एंड यही तो पॉडकास्ट है। अगर मैं इस पॉडकास्ट में ये बता दूं कि मेरे कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, तो वो लोग नया क्या सीखेंगे। वो तो मैं अपने चैनल पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ ना।
तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा आपके इस और मैं अपने ऑफिस से मेरे घर की जो जर्नी है वो आधे घंटे की रहती है और वहाँ पे मेरे आपके पॉडकास्ट ही चलते हैं। क्या बात कर रहे हाँ, हैं? आप मुझसे कोई भी पॉडकास्ट के बारे में पूछ लो। जैसे अभी मैंने आपका सीधे मौत वाला पॉडकास्ट आधा देखा है। कहाँ तक देखा है? जहाँ पे वो कहते हैं कि मेरे एरिया में CRPF कॉलोनी है, हाँ, वहाँ पे आतंकवादी आते हैं तो कोई बंदा स्टोरी डालता है कि आतंकवादी इन द हुड ऐसे करके। आप बिल्कुल बीफ के बीच में हो। आप बिल्कुल बीफ के बीच में हो। तो मुझे अच्छा, मैं सीधे मौत को कब से जानता हूँ? मैं फैन फेस्ट में गया था, उन्होंने परफॉर्म किया था अभी हाँ लास्ट वाले जो हाँ, हाँ ठीक फरवरी में नहीं अभी था, 3-4 महीने पहले था। हाँ, तो मैं ऑल्दो नहीं सुनता था। हाँ। मुझे उसके बाद लगा कि मुझे सुनना चाहिए, बहुत अच्छे हार्डकोर रैपर है, मैं रैप बहुत सुनता हूँ। तो जब पॉडकास्ट आया तो मुझे लगा कि मुझे देखना है। हर्ष गुजराल वाला मैंने स्टार्ट टू एंड सारा देखा हुआ है। सर क्या हर्ष भाई तो क्या कहानियां। मैं पता है हर्ष भाई के साथ बैठे हुए ना मैं ऐसा हो गया क्योंकि मेरे को कुछ नहीं पूछना। हर्ष भाई निकल चुके हैं यादों की बारात में। हर्ष भाई के पुराने दोस्त मिक्की ये, और पता है अभी ना हर्ष भाई क्या करते हैं, स्टोरी डालते हैं तो स्टोरी में कभी मिक्की टैग होगा, कभी बाटला टैग होगा। मैं कहता हूँ हर्ष भाई ये वही है। हाँ ये वही है। और उनकी स्टोरीज में डिटेल कितनी थी, हाँ। उनको नाम याद है। जैसे अब आप मुझसे पूछ लोगे कि मेरे इंसिडेंट्स में मेरे साथ 4 लोग कौन थे, तो मुझे नाम याद नहीं है। तो वो बड़ा अच्छा लगा कि यार क्या कन्वर्सेशन हो रही है। मतलब लग नहीं रहा कि यहाँ पे हम पॉडकास्ट करने बैठे हैं, ऐसा लग रहा है हम दोस्त हैं, बात कर रहे हैं, कैमरा ऑन कर दिया किसी ने। तो ये मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज़ है। थैंक यू, बहुत ब्रिलियंट है और ये काम कंटिन्यू। और मैंने आपको मैसेज इसीलिए किया था कि मुझे आपके पॉडकास्ट बहुत अच्छे लगते हैं, मैं अपने ऑफिस से यहाँ तक देखता हुआ आता हूँ। अरे वाह यार। और अगेन मैं अपने जीवन में इतनी पढ़ाई करता रहता हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ चिल करना है। हाँ। तो मैं जैसे रात को मैं प्ले स्टेशन खेलता हूँ अपने आप को कूल करने के लिए, मैं पॉडकास्ट देखता हूँ या स्टैंड अप कॉमेडी। आप मुझसे किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन के बारे में पूछ लो, मैं उनको देखता हूँ। क्योंकि मैं यूट्यूब पे कभी ये देखने जाता ही नहीं कि भाई पढ़ाई कैसे या और सीख लूँ, क्योंकि वो मैं किताबों से सीख रहा हूँ या मैं अपने जीवन में बहुत सीखा है या मैं खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखा है। बिल्कुल आपको पढ़ाने का काम है, भारी काम है, रात को आपको चिल करना है। एग्जैक्टली। तो एक जैसे मैंने अपने एक्सपेरिमेंट से, अभी हम बोले क्या 5 मिनट? बिल्कुल हाँ सर, जितनी देर। एक ना एक्सपेरिमेंट था, हाँ। सोडियम वाला था ना। हाँ। तो मेरे मन में ना बचपन से एक कीड़ा था कि अगर ये सोडियम का बड़ा टुकड़ा मैं टॉयलेट में डाल के फ्लश कर दूं तो क्या होगा। अच्छा, अब वो मैं खुराफाती दिमाग है आपका, सीधा दिमाग नहीं है। तो वो मैं कीड़ा कभी पूरा नहीं कर पाया। हाँ, क्योंकि एक बार बम फोड़ चुके हो। हाँ। अब सर मैंने एक टॉयलेट सीट खरीदी, ब्रांड न्यू, बकायदा नई टॉयलेट सीट खरीदी। मतलब यूट्यूब इतना पैसा तो दे देता है। ठीक सही बात। तो मैंने टॉयलेट सीट खरीदी। हाँ। ये जो मेरे साथ आया हुआ है, हम लोग, अच्छा उस दिन मेरे फादर का श्राद्ध है घर पे। अच्छा ठीक है, तो अभी 2 घंटे हैं उसमें। हाँ। मैंने गाड़ी में टॉयलेट सीट डाली, सोडियम का डब्बा डाला। लेकिन इसमें किक क्या है कि जब मैं टॉयलेट सीट सुबह लेके आया हूँ तो मुझे चेक करना है कि क्या मैं इसमें पानी डालूंगा तो वो रुकेगा, क्योंकि मेन काम तो पानी का है। हाँ। तो वो रुक रहा है। अच्छा, उसके बाद मैंने कपड़ा लिया और टॉयलेट सीट साफ कर दी ताकि पानी ना रहे। लेकिन उसके इतने हिस्से में पानी रह चुका है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है, वो नीचे कैसा है। हाँ। और मैं उल्टा सीधा कर लूँ वो निकलेगा नहीं। तो मैंने टॉयलेट सीट को गाड़ी में डाला, हम लोगों ने कैमरा सेट किया। हमारी टीम में 2 लोग हैं, ये और मैं। हमने 3-4 कैमरे सेट किए वहाँ पे, सब रिकॉर्ड। सोडियम डाल चुका हूँ, हल्के हल्के ना धुआं दिखने लग गया है। तो मैं उसको बोल रहा हूँ भाई जल्दी करना ये तो। अच्छा, सोडियम टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 10 to 30 सेकेंड्स टू रिएक्ट विद वाटर, तब धमाका करता है। तो हमें लगा हमारे पास 30 सेकेंड्स हैं। मैंने कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं ले रखे, ना कोई ये है ना कोई ये। मैंने मग्गे से पानी, अगर आप वीडियो चलाओगे ना, चलाना वीडियो यार, ये तो देख ही लेते हैं। हाँ। तो मैंने जैसे ही पानी की पहली बूंद गई है सर, वो ब्लास्ट हो गया। और मेरे फेस पे सर, मेरे यहाँ पे, मैंने स्टोरी डाली थी, मेरे यहाँ पे इतना बड़ा निशान था। मेरे पैरों में 4 जगह से खून आ रहा था। मेरा ये वाला होठ पूरा स्वेल हो गया था, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था। आप एक बार वीडियो देखो, वो वीडियो दिखाओ भाई। आपने वो वीडियो फिर भी डाली है सर? हाँ, मैं, पर उसमें कुछ मेरा अच्छा सर, अगर आप आशु सर की हो गई सर्जरी? नहीं इंजरी वीडियो नहीं। हाँ। आप एक बार लेटेस्ट में आ जाएगी, आप साइंस एंड फन सर्च करोगे ना, साइंस एंड फन में जाना। बचपन से मन था कि सोडियम को अगर टॉयलेट सीट के अंदर डाल के फ्लश किया जाए तो क्या होगा। आओ आज सोडियम को टॉयलेट सीट के अंदर डाल के फ्लश करके देखते हैं कि क्या कोई धमाका होगा कि नहीं। यहाँ से तो हम पानी डालने वाले हैं, इसको यहाँ पे कागज लगा के गत्ता भर के इसको बंद कर दिया, ताकि जब हम लोग इसके अंदर पानी भरें तो थोड़ा बहुत पानी अंदर रह जाए। सोडियम पानी के साथ रिएक्ट होकर बनाता है लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक यानी हीट निकलने वाली होती है, और यही हीट हाइड्रोजन में आग लगा देती है और धमाका होता है। आओ करके देखते हैं। ये देखो पानी डालते ही, और मैं कितना पास था, स्लो मोशन में देखना। ओह माय गॉड।
तो सोडियम की ताकत आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे फेस पे आया। प्लीज 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 कोई भी इसे घर पे ट्राई ना करे। वही सोचो, मेरा एक दोस्त है उसकी टॉयलेट सीट सॉरी तो यहाँ मुझे अच्छा, अब इसके बाद आप जो भी वीडियोस देखोगे हमने सेफ्टी मेजर्स लेना शुरू कर दिया क्योंकि समझ गए, क्योंकि हम समझ गए। हाँ। और तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमसे क्या गलती हुई, अंदर पानी पहले से था, रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी थी, हमें पता नहीं था। और वहाँ मुझे इतनी इंजरी, अच्छा फिर मैंने ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली अपनी इंजरीज दिखाते हुए। मुझे शायद 10 सेकंड में लगे रियलाइज़ करते हुए कि मैं क्यों दिखा रहा हूँ। मतलब ऐसा ना हो कि लोग मुझे सहानुभूति दें ये हो। और तो मैंने यहाँ पे कमेंट पिन कर दिया कि हाँ, बच्चों ने बहुत सारे कमेंट किए कि सर हमें आपके भी और ज़रूरत है। कुछ सर बच्चों प्लीज टॉयलेट सीट से मत मरना प्लीज सर, कोई बेटर तरीका हो तो बताओ। तो वहाँ फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हमें सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम लोग इंजर्ड हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, आपका जो कमिटमेंट है ना आपके एक्सपेरिमेंट के प्रति बहुत ऊंचा कमिटमेंट है सर। मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि टॉयलेट सीट ली क्योंकि पैसे, मैं इसलिए कि एक्सपेरिमेंट करने की सीमा इतनी है। आदमी ने बोला मैं टॉयलेट सीट खरीद के आऊंगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बहुत बड़ी बात है। हम घर में करते तो ये घर के अंदर होता, हाँ हाँ सर, नहीं तो मुझे लगा कि हाँ पर पता है गुड बात क्या है, अब मैं कभी नहीं भूल सकता कि सोडियम को पानी मिला दो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाइड्रोजन निकलती है। सर, yes. ये जो उसकी विजुअलाइजेशन और उसके अराउंड जो भसड़ है ना वो चिपक जाती है सर दिमाग में। ये आपकी खास बात है, इसीलिए आपका चैनल और आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी है सर। शुक्रिया सर, बहुत बहुत मजे आए सर, बहुत मजे आए। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। थैंक यू सो मच। अरे प्लीज, थैंक यू। ओके, मेरी उम्मीद ये है ये कॉन्वर्सेशन सुनने वाले लोग या तो स्कूल कॉलेज के बच्चे, आशु सर के स्टूडेंट्स हैं, आशु सर के जानने वाले हैं, या अगर आप बच्चे नहीं भी हो तो या तो आप पेरेंट हो गए या किसी बच्चे के आसपास हो गए। आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मैं कुछ बातें बोलने वाला हूँ, इसको प्लीज़ ध्यान से सुनना, समझना और या तो खुद अब्जॉर्व करना या अपने आसपास वाले बच्चों तक पहुँचाना। मेरी उम्र नहीं हुई है कि मेरे बच्चे हों, पर मेरे भतीजे हैं, मेरे भांजे हैं जिनकी उम्र है 17-18 साल, 15-16 साल। और फ्रैंकली मेरे को बहुत टाइम नहीं हुआ है 28 का हुए हुए। मतलब कल ही मैं 18 का था, कल ही मैं 17 का था, कल ही मैं 15 का था। और दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में आपके पेरेंट्स आपसे खुल के बात करेंगे नहीं, तो किसी को करनी पड़ेगी। पहली चीज़ है नशा और दूसरी चीज़ है प्यार। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं 5-5 मिनट लगा के आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं आपको सद्बुद्धि देना चाहता हूँ जो शायद एक पेरेंट दे भी नहीं सकता। एक पेरेंट का एक रोल होता है, एक पेरेंट की एक एज में डिफरेंस आ जाता है जहाँ पे वो भूल जाता है 18 होना। एक 24 साल का, एक 22 साल का, एक 25-27 साल का आदमी शायद आपको बेटर एडवाइस दे सकता है। सबसे पहले नशे। देखो बेटा, आप लाइफ में कहीं पे भी जाओगे नशे आपको हर जगह मिलने वाले हैं। सबसे बेसिक नशा होता है सिगरेट हुक्के का, वो नशा नहीं छूटता। तंबाकू का नशा नहीं छूटता, उसका हाई बहुत हल्का सा होता है बट वो नशा नहीं छूटता। मैंने अत्यंत आदमी देख लिए हैं दुनिया से जंग लड़ते हुए जीत जाते हैं, सिगरेट नहीं छोड़ पाते। सिगरेट, वेपिंग और हुक्का प्लीज बहुत ध्यान से यूज करना, हो सके तो ना यूज करना। फाइट मार सको, एक जगह अगर हिम्मत दिखा सको, जिम में जाके बॉडी बना रहे हो मेरे को पता है, स्कूटियों पे स्किडे मार रहे हो मेरे को पता है, सिगरेट के नशे में मत पड़ना, छूटता नहीं है। उन सब 28 साल के दोस्तों की आत्माओं के बीच में से आवाज निकाल के तुम्हें बोल रहा हूं जो नहीं छोड़ पा रहे हैं, नहीं छूटता है। शुरू में कूल लगता है। मेरे को वो दिन याद है जब मैंने पहली बार सिगरेट पी थी। स्कूल बंक करके नेहरू प्लेस गए थे, नेहरू प्लेस में वो जो सत्यम सिनेमा है उसके पीछे एक खोखे से लेके पहली बार सिगरेट पी थी, सर घूम गया था, मजा आ गया था। काश मेरे को किसी ने ये बात समझाई होती कि दारू तू फिर भी छोड़ देगा, सिगरेट छोड़ना भारी पड़ जाएगा। सेकंड, वेपिंग। वेपिंग, मां कसम जर्दा खा लो, वेपिंग मत करना। वेपिंग, तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या चाइनीज केमिकल अपनी छातियों में घुसेड़ रहे हो, किस एलिमेंट के थ्रू घुसेड़ रहे हो, क्या यू डोंट इवन नो व्हाट यू आर पुटिंग इनटू योर बॉडी एंड इट फॉर श्योर इज नॉट सेफ। Like I admitted in the podcast, I've done vaping and I've smoked cigarettes. I've managed to quit both of them. My team does not like the fact that I still use nicotine gum. But I'm telling you, it's excessively hard to quit tobacco. And it's worse to quit vaping. मैं उस पुलिस वाले को धन्यवाद देता हूं जिसने दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरा वेप लेके फेंक दिया था। iGet का वेप था, यहीं फरीदाबाद से उठाया हुआ वेप था, ब्लैकबेरी या ब्लूबेरी कोई फ्लेवर वेप था। कई साल हो गए इस बात को, मैं धन्य देता हूं। और उसके बाद मेरे अंदर सद्बुद्धि आई कि भाई नहीं उठाते, और मैं हिम्मत करता चला गया। आज उस बात को 3-4 साल हो गए। मेरे छोटे भाई हैं 22-25 साल के जो अभी भी वेपिंग करते हैं। मेरे को पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है। तुम्हारी उम्र में मस्ती एक दुनिया बन जाती है, घर से दूर, क्लास से दूर, कॉलेज से दूर, स्कूल से दूर।
एक दुनिया बन जाती है दोस्तों के बीच, और वहाँ पे ना तुम एक्सप्लोरेशन शुरू करते हो, और उस एक्सप्लोरेशन का एक बहुत बड़ा रूप और एक बहुत बुरा रूप सिगरेट, टबैको, निकोटीन का नशा हो सकता है, और निकोटीन का नशा छूटता नहीं है। दूसरी बात दारू की प्रॉब्लम क्या है, दारू सोशल ड्रिंक भी है, इट्स अ सोशली एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ नशा। और कई बार तुम अपने करियर में, कॉर्पोरेट्स में, कॉलेज में, अपने क्या कहते हैं वो जो हेजिंग होती है शुरू में, रैगिंग रूगिंग, ये फ्रेशर्स में तुम्हें दिखेगी दारू, और दारू अवॉइड करना सिगरेट से थोड़ा और मुश्किल होगा। बट दारू की अच्छी बात यह है कि आप टेस्टफुली दारू पी सकते हो। आपको दारू पी के अपने घर पे आके लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, आपको रोज दारू पी के गटर में पड़े रहने की जरूरत नहीं है। दारू पीने के कई रूप होते हैं, और क्योंकि हम इंडियंस बहुत ही सप्रेस्ड प्रजाति के लोग हैं, हमें शुरू से ये नहीं करना बोला जाता है। जब हमें आज़ादी मिलती है ना, हम फटके पड़ते हैं। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं, अब तो वो दोस्त भी नहीं रहे, जिन्होंने एक बार दारू पकड़ी छोड़ी नहीं। उनके लिवर खराब होंगे, उनके परिवार में दिक्कतें होंगी। अगर आप किसी भी ऐसे इंसान को जानते हो जिसके बाप ने उसी की माँ को दारू पी के पीटा, आप समझ सकते हो दारू कितनी हैवानियत का फॉर्म ले सकती है। बट ऑन द अदर हैंड, अल्कोहल इज ऑल्सो सोशल ड्रिंक that can be enjoyed without all this injury. Be very careful. Don't let yourself rely on it for happiness. But beyond that, it's not nearly as addictive as cigarettes are. That's kind of some good news. Right? And you'll find, in fact, most cultures in the world, they drink tastefully. मेरे को समझ नहीं आता था, मेरे को याद है जब मैं छोटा था, आई वुड ऑलवेज आस्क माई पेरेंट्स कि आप मेरे को पीने क्यों नहीं देते, क्योंकि बाकी दुनिया में लोग तो थोड़ी थोड़ी वाइन उनके संडे डिनर में चल जाती है। एंड माई मदर वुड से, बेटा क्योंकि तुम आसपास देखो, तुम्हारे जो घर में लोग पीते हैं, जब वो पीते हैं वो इतनी पीते हैं कि उनको उठा के गाड़ियों में भर के ले जाना पड़ता है घर। राइट? एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक, द फैक्ट दैट माई फादर was never being carried into a car when he couldn't even control himself publicly is a matter of great pride. My father's always been in control. He's always been fine. I've never seen, maybe like 1-1.5 बार मैंने पापा को पीते देखा टोटल लाइफ में, एक बियर। मेरे पापा का तो द पेट मूव इज कि बेटा मैं ग्लास पे ना वो नैपकिन लगा लूंगा, लोगों को लगे मैंने पकड़ रखी है। He never drinks and I'm glad he never drinks because जिस हिसाब से मैं थोड़ी बहुत पी लेता हूँ, वो पी रहे होते तो मेरा पता नहीं क्या होता। रियली राइट, नॉर्मलाइज हो जाती है। सेपरेट इशू, फैमिली डायनामिक सेपरेट इशू। बी मोर केयरफुल विद अल्कोहल। देर इज स्टिल सम लीवे बट डोंट फॉल फॉर इट, बिकॉज सिगरेट का नशा और उसका इम्पैक्ट स्लो बर्न है, ओवर मैनी ईयर्स होता है। तुम 40 साल बाद तुम्हें कैंसर होने वाला है। दारू 5 साल भी गलत पी ली ना तो तुम अपने घर की औरतें पीट रहे हो, तुम नालों में पड़े हुए हो, तुम बेच के दारू खरीद रहे हो। ब्रो, आई नो पीपल, आई हैव मेट पीपल। एक बंदा मिला था मेरे को विपश्यना में, कभी वो देख रहा हो ये पॉडकास्ट, कहता है मैं सुबह ब्रश करने से पहले ड्रिंक लेता था और रोज मेरे को मेरे अपार्टमेंट की सीढ़ियों से अंदर क्लीनिंग स्टाफ ले जाया करता था, क्योंकि मैं रात को वहीं पड़ा हुआ हूँ दारू पी के। ये भी हालत हो जाती है, और तब सब घर बर्बाद हो जाते हैं भाई। Why I'm saying this is not because I'm interested in telling you the chemistry of these substances. I'm telling you this because आपको नहीं पता ये गाड़ियाँ आगे कहाँ जाती हैं। और ये गाड़ियाँ जो हैं, ये नुआंस्ड गाड़ियाँ हैं, इनमें डिटेल है, इनमें पॉइंट्स हैं छोटे छोटे। वो छोटे छोटे पॉइंट समझने बड़े ज़रूरी हैं। सिगरेट और दारू एक चीज़ नहीं है। चरस गांजे के बारे में कभी और बात करेंगे। एक तो हो गया नशे की कैटेगरी, ध्यान से। दूसरी कैटेगरी है प्रेम की, और आपको प्रेम होगा इस उम्र में। अगर नहीं हुआ है तो 2-4-6 महीने में हो जाएगा। स्पेशली इंस्टाग्राम के दौर, मतलब हमारे टाइम में फेसबुक होता था तभी प्रेम हो जाता था फेसबुक पे। अब तो इंस्टाग्राम और क्या स्नैपचैट होना ही है प्रेम। आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, एक सेक्सुअल अवेकनिंग हो रही है, और उस सेक्सुअल अवेकनिंग के साथ लव एज अ स्टोरी आपके दिमाग में बनती चली जा रही है। क्योंकि इनिशियली जो अट्रैक्शन है, जो इनिशियल पहला नशा, पहला खुमार है, व्हाटएवर यू माइट कॉल इट, क्रश, राइट, इट इज़ इफेक्टिवली यू बीइंग अट्रैक्टेड टू समबडी, और उसके ऊपर रैप्ड एक कहानी आपके साथ होगा। रिजेक्शन भी होंगे, रिलेशनशिप्स भी बनेंगे, और ब्रेकअप भी होंगे। लेट मी स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग द ऑड्स दैट द पर्सन यू हैव अ क्रश ऑन टुडे और यू लव टुडे और आर इन अ रिलेशनशिप विद टुडे, द ऑड्स दैट दिस विल सर्वाइव अंटिल यू गेट मैरिड इज सुपर लो। इस इंसान से तुम्हारी शादी शायद नहीं होगी। 99.5%, 99.9% नहीं होगी। बहुत ही ऑफ चांस है। मैं शायद एक इंसान को जानता हूं जिसकी, या 2 इंसान को जानता हूं जिसकी हाई स्कूल वाली गर्लफ्रेंड या मिडिल स्कूल वाली गर्लफ्रेंड से ही शादी हो रही है।
आप इतना चेंज होने वाले हो, आपको अंदाजा ही नहीं है। आप में इतनी विकसित होने वाले हो तुम, इतने तरीकों से, आपको अंदाजा ही नहीं है। तो वाइल आई एम सेइंग कि आपका प्यार लेजिट है, वाइल आई एम सेइंग कि आपको ये फीलिंग्स आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई कितनी भी शर्म देता रहे, शर्म मत खाना, ये नॉर्मल है, नेचुरल है। मैं आपको ये भी समझा रहा हूं, इसको बहुत सीरियसली मत लेना। टूट जाए तो टूट जाए, बह जाए तो बह जाए, और भी मिलेंगे। इनफैक्ट मेरी लाइफ का जेन्युइन एक्सपीरियंस ये, एवरी टाइम आई हैव लॉस्ट समबडी आई लव्ड टू अ ब्रेकअप, आई हैव जस्ट मेट समवन बेटर एंड आई डोंट इवन लाइक, इट्स नॉट इवन अ जोक। आई थिंक एवरी टाइम आई बी लाइक वाओ ब्रो, कितने सुंदर इंसान होते हैं। अभी तुम्हें सिर्फ तन की सुंदरता पसंद आएगी, तुम्हें सिर्फ स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल की वो पॉपुलैरिटी पसंद आएगी। धीमे धीमे यू विल ऑल्सो फाइंड अ डेप्थ टू द अदर पर्सन वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तुम्हारा दिमाग ही विकसित नहीं हुआ है, बहुत दुनिया देखनी है, उसको बिल्कुल भी सीरियसली मत ले लेना। रिजेक्शन को दिल पर मत ले लेना, उसको एज अ मोटिवेशन फ्यूल यूज कर सकते हो। एटलीस्ट आई डिड, आई यूज्ड टू बी अनहेल्दी, आई यूज्ड टू बी फैट when I was in school, right? And I remember some things that really made me be like, bro, अब तो अपने जिम जा रहे हैं भाई, अब तो कर रहे हैं। Don't get carried away with that. Fall in love, you'll fall in love several times, you'll make mistakes quite a bit. Don't let the drama consume you. I will not go so far as to say कि भैया पढ़ाई ही आपका धर्म है, आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ये आपके माँ बाप और आपके टीचर्स आपको ज़्यादा बताएंगे, मैं इस बात को नहीं मानता। मेरे हिसाब से जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी आपका असली धर्म है। इस उम्र में, जैसे आशु सर कहते हैं, जानने की इच्छा पैदा करो। वो बात तुम्हें नहीं समझ आएगी, तुम उसके लिए बहुत जवान हो अभी। पर प्रेम, रिश्तेदारी, रिलेशनशिप, क्रशिंग, टेक्सटिंग, सिचुएशनशिप, बेंचिंग, दिस इज नॉट योर वर्ल्ड, बिलीव मी। दिस इज अ मिराज। एंड you play games, all games are mirages, cricket is a mirage, football is a mirage, you play the game, but you don't get swept by it. And the only reason I'm trying to tell you this is so that जो सबसे ऑफ आउटकम होता है ना, जो सबसे बाहर का आउटकम होता है, सबसे गंदा आउटकम होता है, वो अवॉइड हो सके। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम बीच के कितने भी अच्छे या बुरे आउटकम में चले जाओ, तुम हैंडल कर लोगे, इतने तुम समझदार हो। अपने आप को हार्म मत करना, अपने आप के साथ कोई उल्टी बात मत करना, कोई ऐसे चक्कर में मत घुस जाना जिससे निकल ना सको। सिर्फ इतना मेरा इंटरेस्ट है। बच्चे हो, तुम्हें अभी ये बात समझ में भी नहीं आएगी कितनी गहरी है, दैट ऑल योर लाइफ इज अहेड ऑफ यू। मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं सिर्फ 28 का हूं, क्योंकि मेरे पास शायद और 40-50 साल हैं। पर कितने ऐसे लोग हैं जो 60, 65, 55 के हैं, जिनके पास हु वुड गिव यू एनीथिंग टू स्टार्ट अगेन। पूरी जिंदगी पड़ी है। उसका ध्यान करना, हो सके तो वो अकल अपने पास डाउनलोड करके रखना। फोड़ दोगे तुम यार, बहुत प्यारे बच्चे हो। सी यू।